एक ऐसा चैनल जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं, महसूस की जाती हैं। यहां आपको मिलेंगी थ्रिलर, हॉरर, रोमांस, फैंटेसी स्टोरी। वेलकम टू आदित्य's वर्चुअल वर्ल्ड। सब्सक्राइब करो और जुड़ जाओ वर्चुअल की दुनिया से। CH-12 तक्षक वंश के नाग और शिवी के बीच युद्ध। अनामिका और शिवी एक दूसरे को लगाए खड़ी थी, तभी किसी ने दरवाजा नॉक किया और जो भी दरवाजा नॉक कर रहा था वो बहुत जोरों से दरवाजा नॉक कर रहा था। और तभी बाहर से आवाज आई, नागरानी आप अंदर है तो कृपया करके बाहर आइए। ये आवाज सुन अनामिका नागिन का स्वरूप लेकर किसी कोने में छुप गए। फिर शिवी ने जल्दी से दरवाजा खोला तो सामने एक दासी खड़ी थी। और जैसे ही दरवाजा खुला और उस दासी ने शिवी से कहा, नागरानी चलिए हमारे साथ और हमारी रक्षा कीजिए। शिवी, क्यों, क्या हुआ और किससे रक्षा करनी है? दासी, नागराज अभी राजमहल पर हमारे दुश्मन वंश के नागों ने हमला किया है, तो प्लीज हम सबकी रक्षा कीजिए। शिवी, मैं कैसे कर सकती हूँ तुम सबकी रक्षा? दासी, अभी राजमहल में नागराज नहीं है तो आप ही रक्षा करेगी ना, आप ही तो यहाँ पे सबसे शक्तिशाली है, आप अपनी शक्तियों से उन नागों को मार सकती है। उसकी बात सुन शिवी घबरा गई। तभी उस दासी ने फिर से कहा, क्या सोच रही है नागरानी, चलिए। इतना कहकर वो उसे लेकर चली गई। वहीं कोने में छिपी अनामिका यह सब देख रही थी। जैसे हो वो दोनों बाहर गए, वो उस कोने से बाहर निकली और मानवीय स्वरूप धारण कर लिया और अपने आप से कहा, ये शिवी कौन सी मुसीबत में फंस गई, अभी तो उसकी शक्तियां भी नहीं काम कर रही हैं, पता नहीं वो उन सब से लड़ेगी कैसे। वहीं दूसरी तरफ वो दासी सीधा राजमहल के आंगन में लेकर आई, जहां दूसरे दुश्मन वंश के नाग नागिन और उनके वंश के नाग नागिन के बीच युद्ध चल रहा था। तभी उस दासी ने शिवी से कहा, चलिए अब इन सब से लड़िए और इस राज्य और यहाँ की प्रजा को बचाइए। फिर वो उसे वहां छोड़कर चली गई और शिवी वहीं घबरा हुई सी खड़ी रही। वो इन सब नाग नागिन को देखकर अंदर से ही डर गई। वहीं दुश्मन वंश के नाग नागिन ने नागरानी को देखा तो कहा, वाह, हमें तो लगा था कि हमारे साथ युद्ध करने शेष वंश के नागराज आए हैं, लेकिन यहाँ तो युद्ध करने के शेष नागराज की धर्म पत्नी शेष नागरानी सोनमणि आई है। लगता है तुम्हारे शेष वंश में कोई मर्द नहीं है, सिर्फ तुम जैसी नाजुक सी कलियां है, इसलिए तो तुम आ गई। तभी दूसरे नाग ने कहा, तुम्हें पता है नागरानी हम कौन है? नहीं पता तो सुन लो, हम शेष वंश के शत्रु तक्षक वंश के नाग नागिन हैं, जो इस नागेश राज्य को तबाह करने आए हैं और यहाँ पर अपनी सत्ता बिछाने आए हैं और तुम्हारे शेष वंश को खत्म करने आए हैं। इतना कहकर वो हंसने लगा। तभी तीसरे नाग ने कहा, ये तो अभी तक हिली दुली भी नहीं है, लगता है इसके पास कोई शक्तियां हैं भी या नहीं, लगता है ऐसे ही यहाँ बिना हथियार के लड़ने आ गई। पता नहीं ये शेष वंश के नागराज ने अपने लिए कौन सी नागरानी ले आया जो दिखने में छुई मुई सी है, ये हमसे क्या लड़ेगी? ए नागरानी, जा चुप जा अपने राजमहल में, वरना हमारे हाथों से मारी जाएगी। तभी पहले वाले नाग ने कहा, या तो हमारे साथ कुछ रातें बिता लो, हमें खुश कर दो, हम तुम्हें खुश कर देंगे, और वैसे भी शेष नागराज तो है ही नामर्द, इसलिए तुम्हें खुश कैसे करता, फिर तुमको मारेंगे भी नहीं। वहीं शिवी को वहां उन नागों की बातें सुन उसे अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसका तो मन कर रहा था कि उन सब नागों के गाल पर थप्पड़ों की बारिश करे, उन्हें डंडे डंडे से मारे, उनको पटक पटक कर मारे। वो नाग आगे कुछ कहते उससे पहले नागरानी यानी शिवी ने कहा, बस बहुत सुन ली तुम्हारी बकवास। क्या कहा आप सबने कि शेष वंश में कोई मर्द नहीं है, सब नामर्द बन चुके हैं, इसलिए एक नारी को लड़ने फैस दिया, तो आप सब कौन से मर्द हो? आप सब भी तो नामर्द हो, क्योंकि आप सब राजमहल में तब आए जब यहाँ कोई मर्द नहीं था, सब स्त्रियां ही है। इस परिस्थिति का फायदा उठा के आप सब यहाँ स्त्रियों के बीच युद्ध करने आए हैं, तो हुए न नामर्द। इतना कहकर शिवी के होठों पर एक मुस्कान आ गई। वहीं शिवी की बात सुनकर और उसकी मुस्कान देख अंदर ही अंदर जल गए और उन्होंने एक साथ कहा, चुप रहो,
हमारे सामने ज्यादा मत बोलो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा नागरानी। इतना कहकर उन तीनों नागों ने एक साथ शिवी पर अपनी शक्तियों से हमला किया। उन तीनों नाग ने अपने हाथों में से रोशनी निकाली और उस रोशनी को सीधा शिवी पर पॉइंट किया और उस पर वार किया, और ऐसे वार करने पर शिवी नीचे जमीन पर गिर गई और उसके मुंह से एक चीख निकल गई, आ आ। फिर उन नागों के वार से शिवी के हाथ जल गए और उसे दर्द होने लगा। उसे जमीन पर गिरते देख वो तीनों नाग जोर जोर से हंसने लगे और उनमें से एक ने कहा, वह सारी हिम्मत एक ही वार में चली गई और तुम्हारे साथ वो भी जमीन पर गिर पड़ी। वहीं शिवी फिर से खड़ी हुई और उसको अब बहुत गुस्सा आ रहा था और उसने मन में कहा, काश मेरे पास शक्तियां होती तो मैं इन तीनों को बहुत अच्छे से सबक सिखाती और अपनी शक्ति से मैं एक तलवार प्रकट करती और इन तीनों का गला काट देती। उसने ऐसा सोचा ही था कि तब उसके हाथ में एक धारदार बड़ी तलवार आ गई और शिवी उस तलवार को अपने हाथों में देख चौंक गई और कहा, ये कैसे हुआ? मैंने तो सिर्फ सोचा था कि तलवार मेरे हाथ में आ जाए और सच में आ भी गई। ये तो चमत्कार है। अब मैं इस तलवार से इन नागों पर हमला करूंगी। वहीं शिवी को ऐसे सोचता देख वो तीनों नागों ने फिर से अपनी शक्तियों से शिवी पर हमला किया, लेकिन वो वार शिवी तक पहुंचता उससे पहले शिवी ने तलवार की मदद से वो हमले की रोशनी को झेल लिया और उस तलवार की मदद से उन तीनों पर हमला किया। और जैसे ही हमला किया वो तीनों नाग जो घोड़े पर बैठे थे वो नीचे गिर पड़े, लेकिन उनको इतनी चोट नहीं लगी। फिर वो तीनों नाग फिर से उठ गए और उन्होंने तुरंत अपने मुंह से तूफानी हवा निकाली। उन तीनों ने एक साथ अपने मुंह से तूफानी हवा निकाली थी, जिसकी वजह से वहां का वातावरण तूफानी हो चुका था। वहां तेज हवाएं चलने लगी और वहीं शिवी इस तूफानी हवा को झेल नहीं पाई और उड़कर राजमहल की दीवार से टकराई और उसके सिर पर चोट लग गई और वो उस चोट की वजह से बेहोश हो गई। क्योंकि वो एक इंसान थी इसलिए ज्यादा शक्तियों को झेल नहीं पाई। वहीं शिवी को बेहोश देख वो तीनों ने अपना मुंह बंद कर लिया और जैसे उन्होंने अपना मुंह बंद किया तो सारी तूफानी हवा बहनी बंद हो गई और वो तीनों हंसते हंसते शिवी के पास आए। वहीं शिवी को अब धीरे धीरे होश आने लगा था और उसके सिर की चोट भी अपने आप भरने लगी थी। शायद वो नागरानी थी इसलिए इंसान होकर भी उसके छोटे भर गई। जैसे ही शिवी होश में आई उसने अपनी तलवार उठाई और उसके पास आते नागों को देख वो दौड़कर उन सब के पास गई और अपनी तलवार ऐसे तैसे गोल गोल घुमाई और सीधा उस तलवार की रोशनी का हमला उन तीनों पर किया और उस हमले से वो तीनों उछलकर नीचे गिर पड़े। वहीं अब वहां उनके नाग सिपाही भी आ गए थे और अपने मालिक को ऐसे हारते देख वो सारे सिपाही एक साथ शिवी पर टूट पड़े। वो सब नाग अपने नाग स्वरूप में आकर शिवी पर उड़कर उस पर अपने जहर से हमला करने लगे। वहीं शिवी ने अपने पास इतने सारे नागों को उड़ते हुए अपने पास आते हुए देख उसने अपनी तलवार उठाई और गोल गोल घूमकर तलवार को ऊपर नीचे कर उन सब उड़ते नागों को काटने लगी, लेकिन वो सारे नाग दो टुकड़ों में कटकर दो नाग बन रहे थे। वहीं शिवी अभी भी नागों को काट रही थी और ऐसे दो नागों के टुकड़े को दो नागों में बदलते देख उसने मन में कहा, इन सब जहरीले नागों पर तो मेरा काटना वेस्ट हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे मैं काट रही हूँ वैसे वैसे ये सब खत्म होने की जगह डबल हो रहे हैं। मैं क्या करूँ अब? ये सब वो सोच ही रही थी तभी किसी नाग ने उसके बाह पर काट लिया, जिसके ऐसे काटने से शिवी को दर्द हुआ। उसके हाथ चलने बंद हो गए और उसके हाथ से तलवार छुटके नीचे गिर गई और उसे हल्का हल्का चक्कर आने लगा और उसने अपनी बाह पर हाथ रख दिया और अपने दर्द को कंट्रोल करने लगी। फिर उसने उन तीनों नागों की तरह उसने भी अपने मुंह से तूफानी हवा निकाली और उन सभी तक्षक वंश के नाग सिपाही को उड़ा के दूर फेंक दिया और फिर अपने मुंह से तूफानी बवंडर निकालकर उन तीनों नागों को भी उड़ाकर दूर फेंक दिया। फिर उस जहर के असर की वजह से अब वो बेहोश होने वाली थी। वो नीचे गिरती उससे पहले किसी ने अपनी मजबूत बाहों में जकड़ लिया
और वहीं शिवी ने अपने आप को नीचे गिरते हुए महसूस न करते हुए और किसी के स्पर्श को महसूस करते हुए उसने कोशिश करते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें हल्के से खोली और सामने खड़े इंसान को देखने की कोशिश की तो वो नागराज की बाहों में थी। तभी नागराज ने उसकी फफलती आंखों को देखा और कहा, ज्यादा आंखों पर जोर मत दो वरना हमेशा के लिए आंखें बंद हो जाएगी। वहीं शिवी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और वो उसकी बाहों में ही भी बेहोश हो गई और फिर उसकी बाहों में लटक गई। फिर कुछ वक्त तक नागराज ने उसके चेहरे को घूरा जो मासूमियत से भरा हुआ था और थकने की वजह से उतरा हुआ था। तभी नागराज के पास अनामिका आई और अनामिका ने शिवी को ऐसे बेहोश देखा तो उसने तुरंत कहा, नागराज वो नागरानी जी शक्तियाँ ठीक से काम नहीं कर रही है और उन्होंने बेल पत्र का रस पी लिया था इसलिए उनकी शक्तियाँ और जहर दोनों कम हो चुके हैं इसलिए उन नागों के जहर का असर हो रहा है। नागराज ने कुछ नहीं कहा और झटके से शिवी को अपनी मजबूत बाहों में उठा लिया और राजमहल के अंदर ले गया और वहीं अनामिका उसे ऐसे जाते हुए देख रही थी तब उसने खुद से कहा, सही कहा था शिवी ने, यह नागराज बहुत अकड़ू है, मेरी बात का तो कोई जवाब ही नहीं दिया जैसे मेरी बात सुनी ही न हो। अब अंदर चलकर देखते हैं कि शिवी ठीक हुई कि नहीं हुई। वो अंदर जा ही रही थी तभी वो किसी से टकरा गई और टकराने की वजह से उसे धक्का लगा और वो नीचे गिर गई और उसने दर्द से कराहते हुए और अपनी कमर को पकड़कर कहा, कौन है ये अंधा जिसे ठीक से चलना नहीं आता। तभी उसके सामने खड़े नीर ने कहा, हम अंधे नहीं हैं, तमीज से बात करो, समझी देवी जी। अनामिका ने सिर उठाकर सामने देखा तो वो नीर को देखती रह गई क्योंकि वो भी तो नागराज का ही भाई था इसलिए वो भी नागराज जितना नहीं लेकिन उनसे कम भी नहीं था, चाहे वो पर्सनालिटी हो या नॉलेज हो। वहीं अनामिका ने अपने ख्यालों को झटका और अपना सिर ऊपर करके कहा, कौन हो तुम जिससे मैं तमीज से बात करूं। तभी नीर ने उसे ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए कहा, ऊंचाई में सिर्फ 5 फुट की हो और जुबान ज्यादा लंबी है लेकिन क्या कहे तुम्हें हमसे बात करने के लिए अपना सर उठाकर बात करनी पड़ती है। अनामिका ने उसकी बात सुन हंसते हुए कहा, सही कहा, मुझे सर उठाकर बात करनी पड़ती है क्योंकि मैं सर झुकने वालों में से नहीं हूँ लेकिन तुम्हें तो मुझसे बात करने लिए अपना सर झुकाना पड़ता है। क्या फायदा ऐसी ऊंचाई का जो आपको झुका दे। क्या इस युद्ध के बाद शिवी और नागराज के बीच नजदीकियां बढ़ेगी? क्या शिवी के शरीर में फैले जहर का उपचार हो पाएगा? क्या नीर और अनामिका की बहस से उन दोनों में कोई रिश्ता जुड़ेगा? प्लीज लाइक शेयर कमेंट। CH13 यह नागिन नहीं बल्कि इंसान है। वहीं नीर ने अनामिका की बात सुनी तो उसे गुस्सा आ गया और कहा, तुम मेरी बेइज्जती कर रही हो, तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ। अनामिका, नहीं है पता कि तुम कौन हो, तुम ही बता दो कि तुम कौन हो। वैसे दिखने में तो कोई राजकुमार या राजा तो नहीं लगते लेकिन फिर भी पूछ लेती हूँ कि तुम कहीं के राजकुमार या राजा हो। नीर ने बड़े एटीट्यूड के साथ कहा, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं तो मैं इस राज्य का राजकुमार नीर हूँ, सोमनाथ और अवंतिका देवी का बेटा और शेष नागराज और राजकुमारी वृत्या का छोटा भाई और राजकुमार मीर का जुड़वा भाई हूँ। अब कहो क्या कहना है तुम्हारा। वहीं उसकी बात सुन अनामिका घबरा गई और वो तुरंत वहां से भाग गई और भागते भागते कहा, तुम चाहे जो भी हो लेकिन तुम मुझे एक भिक्षुक के अलावा ज्यादा कुछ नहीं लगते। वहीं नीर उसे जाते हुए घूर रहा है। वहीं राजमहल के अंदर नागराज शिवी को गोद में लिए एक कमरे में ले जा रहे थे तभी वहां पर अवंतिका देवी, सोना देवी, राजमाता वृत्या और सोनमणि की बहनें आ गई। सोना देवी ने अपनी बेटी को यानी शिवी को इस हालत में देख वो घबरा गई और कहा, क्या हुआ है मेरी सोनमणि को, कहीं इसे कुछ होता नहीं गया। इसका चेहरा भी पीला पड़ गया है और इसकी बाह पर तो डंक का निशान है और ये धीरे धीरे नीला पड़ता जा रहा है, इस पर ये जहर का असर कैसे हो सकता है। तभी वहां अनामिका आ गई और उसने सोना देवी से कहा,
वो सोना देवी जी नागरानी ने थोड़ा बेलपत्र का रस पी लिया था, जिसकी वजह से उनकी शक्तियां कम हो गई है और जहर भी, इसलिए इन पर उन तक्षक नागों के जहर का असर हुआ। उसकी बात सुन सभी ने उसकी तरफ देखा और सवालिया नजरों से देखने लगे और सोना देवी ने कहा, ये बात तो ठीक है, लेकिन तुम कौन हो और मेरी बेटी के बारे में तुम्हें यह सब कैसे पता? अनामिका ने कुछ सोचकर कहा, मैं उनकी व्यक्तिगत दासी हूँ, मतलब कि मैं सिर्फ उनके लिए काम करती हूँ और उन्होंने ही आज मुझे यह सब भी बताया। सोना देवी, लेकिन सोनमणि ने तुम्हें अपनी दासी कब बनाया और उसने हमें तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताया, और बीते दिनों में हमने तुमको उसके साथ कहीं भी साथ में देखा नहीं है, तो तुम यह कैसे कह सकती हो कि तुम उसकी व्यक्तिगत दासी हो? अनामिका, वो उन्होंने आज ही मुझे अपनी व्यक्तिगत दासी बनाया है, और जब मुंह दिखाई के बाद उन्हें कमजोरी होने लगी तो हमने उनसे पूछा कि उन्हें क्या हुआ है, तो तब उन्होंने अपनी समस्या बताई। सोना देवी आगे कोई सवाल पूछती उससे पहले अवंतिका देवी ने कहा, इसने अपने बारे में बता दिया है, तो अब इससे प्रश्न पूछना बंद कीजिए और सोनमणि की सेहत पर ध्यान दीजिए। फिर शिवी को देखकर कहा, अरे इसके शरीर में तो जहर फैल रहा है, यह कैसे हो रहा है? तभी वहां नागवैद्य आ गए और वो उसे चेक करने लगे और कहा, इसका शरीर का तापमान तो इंसानों के शरीर की तरह है, ऐसा लग रहा है कि यह नागिन नहीं बल्कि इंसान है। नागवैद्य की ये बात सुनकर सबके चेहरे पर परेशानी वाले भाव आ गए, लेकिन एक को छोड़ के, और वो थे नागराज, जिनके चेहरे पर अभी भी कोई भाव नहीं था। वो बस वहां शांति से खड़ा था और शिवी के पीले पड़ चुके चेहरे को देख रहा था, और वो अपने दिमाग की बत्ती जला रहा था, और वो क्या सोच रहा था ये कोई दूर दूर तक नहीं सोच सकता था। फिर अवंतिका देवी ने कहा, वैद्य जी, यह कैसे हो सकता है? आपको तो पता है न कि यह नागिन है, तो आप इसे इंसान कैसे कह सकते हैं? सोना देवी, हाँ बिल्कुल सही, हमने हमारी कोख से एक नागिन को जन्म दिया था, ना कि इंसान को, तो यह इंसान कैसे हो सकती है? वहीं वहां पर खड़ी सोनमणि की दोनों बहनों ने भी यही कहा कि हमारी बहन इंसान कैसे हो सकती है। तभी नागवैद्य जी ने कहा, हम ये नहीं कह रहे हैं कि यह इंसान है, हम यह कह रहे हैं कि इनका शरीर इंसानों जैसा हो गया है। आपने कहा था न कि नागरानी ने बेलपत्र का रस पी लिया था, तो आप ये भी जानती है कि बेलपत्र बहुत पवित्र होते हैं और हमारे आद्य महादेव को चढ़ाए भी जाते हैं, लेकिन यही बेलपत्र हमारे लिए खतरनाक है। जैसे इंसानों के लिए हमारा जहर जानलेवा होता है, बिल्कुल वैसे ही बेलपत्र का रस हमारे लिए जानलेवा हो सकता है। बेलपत्र से इंसानों के शरीर से जहर की मात्रा कम की जाती है, और वही काम नागों के शरीर में भी होता है। बेलपत्र के जाले में हम फंस जाएं, तो हमारा असली रूप आ जाता है और हमारी शक्तियां कम हो जाती है, और उसका चुटकी रस भी नाग का जहर कम कर सकता है, और उसका ज्यादा सेवन हमारे लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। उससे हम मर सकते हैं। तो नागरानी ने पता नहीं कितना बेलपत्र का रस पिया है, लेकिन उस बेलपत्र के रस की वजह से इनका जहर खत्म हो चुका है और इनकी शक्तियां भी कम हो चुकी है, और ये अपने नाग स्वरूप को धारण भी नहीं सकती है। नागवैद्य की बात सुन अवंतिका जी ने उनसे कहा, तो इसका जहर और शक्तियां कब आएगी और ये कब अपना नाग स्वरूप धारण कर पाएगी? नागवैद्य, वो तो थोड़े समय में खुद ब खुद जहर उत्पन्न हो जाएगा और इनकी शक्तियां भी ठीक से काम करने लगेगी और ये अपना नाग स्वरूप भी धारण कर पाएगी। अवंतिका देवी, ठीक है, लेकिन अभी तो इसका इलाज कीजिए, वरना ये जहर इसके शरीर में बढ़ जाएगा। नागवैद्य, पहले हम नागरानी का थोड़ा सा रक्त लेंगे, फिर उस खून की हम जांच करेंगे, उससे ये पता चलेगा कि उनको कौन सी बीमारी है, और फिर हम आपको कुछ औषधियां दे रहे हैं, वो औषधियों आपको नागरानी को समयसर देनी होगी। इतना कहकर वो औषधियां देकर और शिवी का खून लेकर चले। फिर धीरे धीरे शिवी के शरीर जहर का असर कम हो रहा था। फिर सोना देवी उसके पास आई और कहा, सोनमणि बेटा, शीघ्र अति शीघ्र उठो। तभी नागराज ने कहा, अभी इसका उपचार हुआ है और आप अभी ही उसे उठने के लिए कह रही है।
आपको तो अभी उसे आराम करने देना चाहिए। नागराज की बात सुन सभी वहां से चले गए। कमरे थे बस दो लोग, एक शिवी और दूसरा नागराज। वहीं नागराज अभी भी शिवी के चेहरे को घूर रहा था। फिर वो उसके चेहरे के पास आया और इसकी बंद आंखों को देखते हुए कहा, मानना पड़ेगा तुम तो बड़ी हिम्मत वाली हो। एक साथ तीन तीन नागों के साथ युद्ध किया और उन्हें हराया, और जब तक युद्ध में उन नागों को हराया नहीं तब तक तुमने चैन की सांस नहीं ली और आखिरी दम तक लड़ती रही। वैसे सुंदर तो हो तुम, लेकिन मैं लोगों को सुंदरता नहीं बल्कि उनके अंदर खासियत देखता हूँ और मुझे प्रभावित, इम्प्रेस नहीं कर सकती। इतना कहकर वो उससे दूर हुआ और वो वहां से चला गया। और वही दूसरी तरफ तक्षक वंश के राज्य में उन तीनों नागों को वहां के नागराज सुदीन डांट रहे थे। नागराज सुदीन, तुम तीनों से एक काम ठीक से नहीं हुआ और उल्टा काम बिगाड़ के आ गए। उन तीनों में से पहले नाग ने कहा, क्षमा कर दीजिए नागराज, लेकिन हम क्या करें, उस नागरानी ने हमारे सारे हमले को जेल लिया और हमें हरा भी दिया। नागराज सुदीन, यही तो तुम तीनों की सबसे बड़ी गलती है कि तुम तीनों एक स्त्री से हार गए। अब मेरा नाम क्या रह जाएगा? सब तो यही कहेंगे कि तक्षक वंश के नाग एक नागिन से हार के आ गए। और तुम तीनों को किसने कहा बको उस शेष नागरानी से युद्ध करो? इस युद्ध में ही तुम तीनों ने वक्त बर्बाद किया और जो हासिल करना था वो भी खो चुके। तभी दूसरे नाग ने कहा, लेकिन हम क्या करते? उस नागरानी ने हमारी मर्दानगी पर प्रश्न उठाया तो हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ और हमने उस नागरानी के साथ युद्ध करना शुरू किया। डान, जैसा कि नागराज ने कहा उसे इम्प्रेस करना आसान नहीं है तो शिवी कभी उसे इम्प्रेस कर पाएगी? और जब शिवी का खून जांचा जाएगा तब उसकी सच्चाई सामने आएगी क्या? CH-14 सोना देवी, अनामिका और साजिश। वहीं उस नाग की बात सुन तक्षक नागराज सुदीन ने कहा, उस नागरानी ने तुम्हें नामर्द कहा तो गलत क्या कहा? तुम तीनों के तीनों नामर्द ही तो हो, इसलिए एक कमजोर नागरानी से हार कर आ गए और पूरे नागलोक में मेरा नाम डूबा दिया। वो अलग। फिर उन तीनों ने एक साथ कहा, वो कमजोर नहीं थी, बहुत शक्तिशाली थी, इसलिए तो हम सबको हरा दिया। अगर वो कमजोर होती तो ऐसे लड़ती थोड़ा न और ना ही हमसे जीत पाती। नागराज सुदीन, अरे मंदबुद्धि, वो कमजोर थी इसलिए तो तुम सबको वहां भेजा था। उन तीनों में से एक नाग ने कहा, लेकिन उस नागरानी को देखकर यह तो नहीं लग रहा था कि वह कमजोर है। नागराज सुदीन, अरे उस नागरानी ने बेलपत्र का रस पिया हुआ था जिसकी वजह से उसकी शक्तियां और जहर दोनों कम हो चुके हैं और वो अपने नागिन स्वरूप को भी धारण नहीं कर सकती है। और तो और शेष नागराज, उसके पिता, दूसरे राजकुमार और सारे सिपाही राज्य भ्रमण करने गए थे और राजमहल में मुंह दिखाई हो रही थी। वहाँ सिर्फ गिने चुने सिपाही थे और बाकी शेष नागरानी, राजमाता अवंतिका देवी, मेहमान और दासियां ही थी और वहाँ सुरक्षा के लिए ज्यादा प्रबंध भी नहीं हुआ था। तो ये बहुत अच्छा मौका था राजमहल के अंदर जाकर वो कीमती चीज लाने का। लेकिन तुम मनबुद्धियों ने मेरा सारा काम बर्बाद कर दिया। क्या जरूरत थी उस शेष नागरानी को भड़काने की? तुम सबको बस उस नागरानी को थोड़ा जहर देना था, फिर वो और ज्यादा कमजोर हो जाती और तुम सबसे युद्ध नहीं कर पाती। लेकिन तुम सब ये नहीं किया। मेरे सारे किए पर तुम तीनों ने पानी डाल दिया और तुम तीनों तो वहाँ बेहोश पड़े थे। तुमसे ज्यादा अक्लमंद तो ये मामूली सिपाही है जो उस शेष नागरानी को डस के आ गए। उन नागों में दूसरे नाग ने कहा, लेकिन यह सारी बातें आपको कैसे पता? आप तो वहां थे नहीं। तभी नागराज सुदीन ने उस नाग को एक थप्पड़ मारा और कहा, नागेश राज्य में मैंने अपने गुप्तचरों को भेजा है जो वहां के पल पल की खबर मुझे देते हैं। फिर उसने चिल्लाते हुए किसी का नाम लिया, घिमड़ी घिमड़ी। ये नाम सुनकर तीनों सवालिया नजरों से एक दूसरे को देखने लगे जैसे कह रहे हैं कि यह घिमड़ी कौन है। तभी एक आवाज आई, क्विट 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 की। ये आवाज सुनकर उन तीनों नागों ने ऊपर की ओर देखा जहां एक काले रंग का चिल उड़ते हुए नागराज के पास आया और उनके आसपास घूमने लगा।
तभी तक्षक नागराज सुदीन ने उस चिल को ऑर्डर देते हुए कहा, घिमड़ी मेरे पास आओ और मेरी कलाई पर बैठो। इतना कहकर उसने अपने कलाई ऊपर की। वहीं उस चिल ने नागराज सुदीन का ऑर्डर फॉलो करते हुए उनके हाथ पर बैठ गया और फिर उस चिल की तरफ इशारा करते हुए इन तीनों नाग से कहा, ये है मेरा सबसे बड़ा हथियार, ये है मेरा मुख्य गुप्तचर, ये वहाँ की गुप्त बातें यहाँ लाता है और मुझे बताता है, ये मेरा सबसे वफादार पक्षी है जो वहाँ के हर पल पल की खबर रात को आकर मुझे बताता है, और खास बात यह है इसकी कि ये कहीं भी आ जा सकता है, इसे हर रास्ते पता है और ये सिर्फ मेरी बातें मानता है। तभी उन तीनों नाग में से एक नाग ने कहा, लेकिन यह तो एक चिल है और चिल तो नागों के दुश्मन होते हैं और यह हमारा शिकार करते हैं, तो यह आपका पालतू कैसे हो गया? नागराज सुदीन, यह चिल जरूर है, लेकिन जब ये छोटा था तब से हमने इसे पाला है और उसे सब कुछ सिखाया है, इसलिए ये हमें हमारा दुश्मन नहीं बल्कि हमें अपने माता पिता के समान मानता है। अगर हम अपने नाग स्वरूप में भी इसके सामने आ जाए तो यह हमें पहचान जाएगा और हमारा कभी शिकार नहीं करेगा और ये हमें छोड़कर बाकी सबका शिकार कर सकता है। उन तीनों नागों ने उनकी बात सुनकर हाँ में मुंडी हिलाई। वहीं दूसरी तरफ अब शिवी को होश आ रहा था, उसे थोड़ा चक्कर जैसा और कमजोरी महसूस हो रही थी। फिर उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और आसपास देखा तो वो एक कमरे में थी और बेड पर सो रही थी, उसके आसपास कोई नहीं था। फिर वो उठी और वहां पर रखे मुंह धोने के लिए पानी का घड़ा रखा हुआ था और एक थाल भी रखा हुआ था। उसने उस घड़े को उठाया और उसमें रखे हुए पानी से अपना चेहरा धोया और फिर पीने का पानी पिया और वो सब सोचने लगी जो युद्ध के वक्त हुआ था। उसने अपने आप को देखा और अपने हाथों को भी देखा, फिर अपने कंधे को देखा जहाँ उस तक्षक वंश के नाग तलवार से कट लगाया था, जहां थोड़ी देर बाद वो कट अपने आप गायब हो गया था। फिर अपने बाह पर देखा जहां उस तक्षक नाग सिपाही ने डसा था, वो डांग का निशान अभी भी वहीं था और उस निशान के आसपास नीला नीला हो चुका था। फिर उसने अपने आप से सवाल किया, अरे उस वक्त मेरे हाथ में तलवार कैसे आ गई, और जब मैं युद्ध कर रही थी तब मुझे मेरे शरीर में एक अजीब सा भारीपन लगा था, और जब उस घटिया नाग ने मुझे हवा में उछलकर फेंक दिया था और मैं दीवार से टकराई थी तो मुझे सिर पर चोट लगी थी, तो वो भी अपने आप ठीक हो गई, और ये कंधे पर भी कट लगा था वो भी गायब हो गया। ये सब मेरे साथ क्या हुआ था? मैं तो कोई नागिन नहीं हूँ, तो मेरे पास ये शक्तियाँ कहाँ से आई? इतना कहकर वो सोचने लगी और कमरे में ही चक्कर लगाने लगी और फिर अपने आप से कहा, जब वो वत्सु नागराज बना था तब मेरे पास ये कपड़े अपने आप आ गए थे, तो शायद मैं नागराज की धर्म पत्नी ही और नागरानी हूँ, इसलिए ये शक्तियाँ मिली है। फिर उसने खुश होकर कहा, वाव ये ग्रेट है, मेरे पास देवी देवता वाली शक्तियाँ हैं, इस पर मुझे बिलीव नहीं हो रहा है। मैंने तो सिर्फ टीवी सीरियल और फिल्मों में ऐसी शक्तियाँ देखी थी और आज मेरे पास हकीकत में ऐसी जादुई शक्तियाँ हैं। फिर उसने कुछ सोचकर कहा, लेकिन मैं वहाँ गार्डन में गिरने वाली थी तो मुझे यहाँ अंदर लेकर कौन आया और किसने मेरा इलाज करवाया? फिर उसने अपने दिमाग पर जोर लगाया तो उसे नागराज की झलक दिखाई दी जब वो बेहोश होकर गिरने वाली थी, और ये सोचकर उसने कहा, अरे मुझे तो यहाँ वो अकड़ू और खड़ूस नागराज लेकर आया है, वो भी अपनी गोदी में उठाकर। और जब मैं बेहोश होने वाली थी तब उसने मुझे कुछ कहा था, लेकिन मैं होश में नहीं थी इसलिए कुछ सुनाई नहीं दिया। वो सब कह ही रही थी तभी किसी ने उसके कमरे का दरवाजा नॉक किया तो शिवी ने दरवाजा खोल दिया तो वहां अनामिका खड़ी थी। फिर जल्दी से अनामिका उसके कमरे में आई और उसने खुद दरवाजा बंद कर दिया और शिवी से कहा, तुम ठीक तो हो ना? शिवी, हाँ मैं ठीक हूँ, और तुम यहाँ कैसे? अनामिका, मैं यहाँ छुप छुप के आई थी क्योंकि कोई सिपाही आने नहीं दे रहा था। शिवी, ठीक है। अनामिका, ठीक क्या ठीक है? जब तुम बेहोश हो गई थी तब मैंने तुम्हारी सच्चाई कैसे छुपाई है वो मुझे ही पता है, और को मैंने उन सब से कहा है वही तुम कहना, और मैं यहाँ तुम्हें यही बताने आई हूँ कि मैंने उन सब से क्या कहा था। शिवी, तो कहो तुमने क्या कहा था? अनामिका,
जब तुम बेहोश हो गई थी और जहर तुम्हारे शरीर में फैल रहा था। तब तुम्हारे ससुराल वालों ने नागवैद्य को बुलाया तो उन्होंने कहा कि तुम नागिन नहीं बल्कि इंसान हो। वो आगे कुछ कहती उससे पहले शिवी ने कहा, क्या ऐसा कहा नागवैद्य ने? अनामिका, हाँ। उसका हाँ सुनकर शिवी ने मन में कहा, क्या नागवैद्य ने मुझे पहचान लिया और उन्होंने सबको मेरी सच्चाई बता दी? एक मिनट, अगर सबको मेरी सच्चाई पता चल जाती तो ये सारे नाग मुझे इस आलीशान कमरे में थोड़ी न सुलाते और वो तो सीधा मुझे काल कोठरी में डाल देते और ये मुझसे यहाँ मिलने थोड़ी न आती। और ऐसे ही वो सोच ही रही थी तब अनामिका ने चुटकी बजाई और शिवी से कहा, कहाँ खो गई? शिवी, कहीं नहीं, वो तो मैं कुछ सोच रही थी और तुम मुझे बता रही थी न, वो बताओ। अनामिका, फिर जब नागवैद्य ने तुम्हारा नस जांची तो उन्होंने ऐसा कहा कि तुम्हारे शरीर का तापमान इंसानों के शरीर जितना हो गया है। फिर उसी वक्त मैंने कहा कि तुमने बेलपत्र का रस पिया है इसलिए तुम्हारी शक्तियाँ और जहर कम हो गए हैं। फिर सबने पूछा कि मैं कौन हूँ तो मैंने सबको ये बताया कि मैं तुम्हारी व्यक्तिगत दासी हूँ, इसलिए मुझे ये सब कुछ पता है। फिर नागवैद्य ने तुमको औषधि दी, फिर तुम्हारा रक्त लिया रक्त परीक्षण के लिए ताकि यह पता चल सके कि तुम्हारे रक्त में बेलपत्र के रस की मात्रा कितनी है। वहीं शिवी उसकी बात सुन रही थी और आखिरी लाइन सुनकर उसकी डर के मारे आंखें बड़ी हो गईं और उसने अनामिका से कहा, क्या मेरे रक्त का परीक्षण होने वाला है? लेकिन क्यों? अनामिका, तुम इतनी प्रतिक्रिया क्यों दे रही हो, जैसे रक्त परीक्षण से तुम्हार कोई राज सामने आ जाएगा? और वैसे भी तुम्हारे रक्त से ये थोड़ी न सभा होगा कि तुम सोनमणि हो या कोई और। शिवी, ऐसा कुछ नहीं है और वो मैं प्रतिक्रिया दे रही थी क्योंकि मेरा पहली बार रक्त परीक्षण होने वाला है। अनामिका, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। तुम्हारा रक्त परीक्षण में पता चल जाएगा कि तुम्हारे रक्त में कितना जहर है उस तक्षक नाग का। वो आगे कुछ बातचीत करती उससे पहले किसी और में दरवाजा नोक किया और बाहर से आवाज आई, सोनमणि बेटा, तुम ठीक तो हो न? शिवी, हाँ। इतना कहकर उसने दरवाजा खोल दिया तो सामने अवंतिका देवी, सोना देवी खड़ी थी। फिर वो अंदर आ गई। फिर सोना देवी ने जैसे ही अनामिका को देखा वो उस पर भड़क गई और गुस्से में हल्के से चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारी बिना मंजूरी के हमारी बेटी के कक्ष में आ गई और फिर दरवाजा भी अंदर से बंद कर दिया। कहीं तुम हमारी बेटी के साथ कुछ करने वाली तो नहीं थी न? और जब तुम करने गई तो हम आ गए और तुम रुक गई और फिर हमारी बेटी को डरा कर उसे चुप रहने के लिए कहा। कहीं तुम नागराज के दुश्मनों से तो नहीं मिली हुई हो न? बता दो, वरना बाद में पता चलेगा तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। तुम हारे लिए हम तुम्हें बहुत बड़ी और कठोर सजा दिलवाएंगे। तभी शिवी ने उनको रोकते हुए कहा, नहीं माता, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ये तो मेरी व्यक्तिगत दासी है। आज जब मुंह दिखाई हो रही थी तब मैंने इसे अपनी व्यक्तिगत दासी बनाया है क्योंकि इसके पास कुछ और काम नहीं था। बड़ी उम्मीद से हमारे पास आई थी तो हम मना कैसे करते। सोना देवी ने एक नजर अनामिका को देखा और कहा, लेकिन यह अभी तुम्हारे कक्ष में क्या कर रही है? हमने तो पहाड़दारों से कह दिया था कि किसी को तुम्हारे कक्ष में न जाने दे। शिवी, वो थोड़ी देर पहले हम उठ गए थे तो हमने ही इसे यहाँ बुला लिया। सोना देवी, तो तुम उठ गई थी तो इस दासी की जगह हमें बुला लेती या अवंतिका देवी जी को बुला लेती। शिवी, वो मैं आप दोनों को परेशान करना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने अनामिका को यहाँ बुलाया। फिर सोना देवी ने अनामिका से कहा, ए दासी, यहाँ से जा, अब हम आ गए हैं तो हम अपनी बेटी की मदद कर देंगे, तुम राजमहल के दूसरे काम करो। सोना देवी की बात सुनकर अनामिका को बहुत गुस्सा आया और मन में कहा, कह तो ऐसे रही है जैसे ये यहाँ की नागरानी हो, लेकिन है तो मेहमान और नाम की नागरानी की माँ। और शिवी पर हक तो ऐसे जता रही है जैसे कि वह उसकी खुद की बेटी हो, लेकिन क्या करे, उनको लगता भी तो यही है कि यह इनकी बेटी सोनमणि है जो विवाह के मंडप से भाग गई। लगता है बेटी के अंदर माँ के गुण आए हैं जिसके लक्षण शिवी ने देखे हैं।
जिस दिन सबको यह पता चलेगा कि नागरानी सोनमणि नहीं है बल्कि शिवी है, उस दिन मैं तुम्हें दासियों की तरह व्यवहार करूंगी। तभी सोना देवी ने फिर से कहा, ऐसे मन में क्या विचार कर रही हो? कोई कुविचार है तो उसे भूल है और यहाँ से निकालो। उनकी यह बात सुनकर अनामिका मुंह बनाकर वहां से चली गई और वो वहां से जा ही रही थी कि तभी वहां नीर की एंट्री हुई और वो सीधा अनामिका से टकरा गया और अनामिका का बैलेंस बिगड़ा और वो नीचे गिरने ही वाली थी कि तभी नीर ने उसे कमर से पकड़ लिया और गिरने से बचा लिया। वहीं अनामिका की आंखें गिरने के डर की वजह से भींची हुई थी तो उसकी वहीं आंखों को नीर घूर रहा था। वहीं शिवी के कमरे से यह सारा नजारा सोनादेवी बहुत अच्छे से देख रही थी और अनामिका और नीर को एक साथ देखकर उनका जिया जल उठा और उन्होंने मन हो मन कहा, यह दासी तो बड़ी चालाक है। सबसे पहले मेरी भूली बेटी को फंसाकर इस राजमहल में आ गई और अब राजकुमार नीर को फंसाकर हमेशा के लिए यहाँ रहने के बारे में साजिश कर रही है। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी क्योंकि मुझे मेरी दूसरी बेटी स्वेतलाना का विवाह राजकुमार नीर से करवाना है, इसलिए मैं इस दासी को यहाँ से निकाल कर रहूंगी। इतना कहकर वो शिवी की तरफ देखने लगी जो अवंतिका देवी से बातचीत कर रही थी। क्या शिवी अपने रक्त का परीक्षण करने से रोक पाएगी? क्या अनामिका सोनादेवी की साजिश से बच पाएगी? प्लीज लाइक शेयर कमेंट। CH-15 शिवी फंसी नागपाश में। वहीं नीर ने अभी भी अनामिका को पकड़कर रखा था और तभी अनामिका ने कहा, अब ऐसे ही पकड़े रहोगे या छोड़ने का इरादा नहीं? नीर, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि मुझे तुमको ऐसे बाहों पकड़कर रखने का शौक है? तो मुझे ऐसा कोई शौक नहीं है। अनामिका, तो छोड़ो मुझे। अनामिका की बात सुनकर नीर ने उसे छोड़ दिया तो अनामिका जमीन पर पीठ के बल गिर गई और उसके मुंह से हल्की सी आह निकल गई और वो तुरंत उठी और अपनी कमर को पकड़कर नीर को घूरते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे गिराने की? नीर ने बड़ी बेफिक्र से कहा, तुमने ही तो कहा छोड़ दो तो मैंने छोड़ दिया। तुम्हारे कहे का पालन किया और मुझसे ही अब झगड़ा कर रही है, ये सही नहीं है। तुम मुझे यहाँ गलत ठहरा नहीं सकती, इसमें तुम्हारी गलती है कि तुमने मुझे साफ साफ नहीं बताया और एक दासी होकर राजकुमार से झगड़ा करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? अनामिका ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, एक दासी हूँ, तुम्हारी गुलाम नहीं हूँ, जो तुम जैसा कहोगे वैसा करूँ। इतना कहकर वो आगे चली गई। वहीं अब शिवी के कमरे से आवंतिका देवी और सोना देवी जा चुकी थी और वो कुछ सोच रही थी और उसने अपने आप से कहा, मुझे जल्द से कोई प्लान सोचना होगा वरना मेरी पोल खुल जाएगी। कैसे भी करके नागवैद्य के पास से मुझे मेरा खून लाना ही होगा वरना उसका रक्त परीक्षण हो गया तो सबको पता चल जाएगा कि मैं नागिन नहीं बल्कि इंसान हूँ और उन्हें यह भी लगेगा कि मैंने धोखे से नागराज से शादी कर ली, लेकिन हकीकत में देखा तो मेरे साथ हुआ है जो ये शादी मेरी मर्जी के बिना और मदहोशी की हालत में करवाई गई है। फिर उसने कुछ सोचा और अपने कमरे से निकलकर सुधा नागवैद्य की लेबोरेटरी में चली गई तो उसे वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था तो उसने अपने आप से कहा, लगता है नागवैद्य जी बाहर गए हुए हैं। चल शिवी, इनकी लेबोरेटरी में जाने का यही सही मौका है। फिर वो उस लेबोरेटरी में चली गई। वहां बहुत अंधेरा था तो अपने साथ एक मोमबत्ती लेकर आई थी। उसने वो मुंबई जलाई। उसके बाद उसने आसपास देखा तो वहां बहुत सारे रसायन और जहर की केनल थी। उन रसायन और जहर को देखकर उसने कहा कि इतना सारे अलग अलग तरह के रसायन और जहर, वाह, यह नागवैद्य जी तो साइंटिस्ट की तरह है। जैसे साइंटिस्ट की लेबोरेटरी में अलग अलग पदार्थ और रसायन होते हैं, बिल्कुल वैसे ही इनकी लेबोरेटरी में भी रसायन है। फिलहाल के लिए ये सब बाद में देखना, पहले मैं मेरा खून ढूंढ लेती हूँ, उसके बाद शांति से ये सब देखूंगी। इतना कहकर वो वहां अपने खून की शीशी ढूंढने लगी, लेकिन ही उसे मिल नहीं रही थी।
तभी शिवी को किसी के आने को आहट सुनाई दी तो वो तुरंत एक टेबल के नीचे छुप गई और आसपास देखने लगी कि कौन आया था, तो उसे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उसे किसी नाग या नागिन की पूंछ दिखाई दी। फिर जो नाग या नागिन आया था वो अपने मानवीय स्वरूप में बदल गया, तो वो नागवैद्य का एक सेवक था जो वहाँ कुछ लेने आया था। उसने वहाँ से एक कैनल उठाया और वो वहाँ से निकल गया। उसके जाने के बाद तुरंत टेबल के नीचे से बाहर निकलने ही वाली थी, तभी उसे अपने नीचे की जमीन पर कुछ महसूस हुआ, तो उसने नीचे देखा जहां कारपेट रखा हुआ था। उसने वह कारपेट हटाया तो वहां एक सीक्रेट डोर था जो नजदीक से देखने पर ही दिखता था। फिर शिवी ने वो दरवाजा खोला तो नीचे जाने के लिए एक डोर था, तो वो नीचे उतर गई। फिर नीचे का पूरा कमरा खाली था, बस खाली सिंपल दीवारें थी और नीचे चौरस साइज के ब्लॉक लगाए हुए थे। उन दीवारों और ब्लॉक्स को देखकर शिवी ने अपने आप से कहा, ये क्या, यहाँ नीचे तो खाली कमरा है, यहाँ आने का कोई फायदा नहीं हुआ और इस कमरे में कुछ सामान रखना ही नहीं था, तो यह कमरा बनाया ही क्यों। लेकिन शायद इन दीवारों के पार कोई कमरा हो। मैंने टीवी और फिल्मों में देखा है, सीक्रेट डोर बिल्कुल दीवार की तरह होता है और उसका लॉक उन दरवाजों के आसपास ही होता है। चलो ढूंढते हैं सीक्रेट डोर। इतना कहकर वो सारी दीवारों को चेक करने लगी, लेकिन वो दीवारें तो उससे हिली भी नहीं और ना ही उसे कोई लॉक दिखा। तो उसने थक हार कर कहा, पूरा कमरा अच्छे से छान लिया लेकिन कुछ नहीं मिला। पता नहीं इन नागों ने ये डोर कैसे बनाया है। इतना कहकर वो आगे जा ही रही थी, तभी उसका पैर एक ब्लॉक पर पड़ा तो वो थोड़ा नीचे खसक गया और वहां के एक दीवार आधी घूम गई। और ये देखकर शिवी ने अपने आप से कहा, वाह, ये ऐसे सीक्रेट डोर बनाया है, ब्लॉक को लॉक बनाया है। अब कोई यहाँ आ जाए उससे पहले अंदर चलके में खून की शीशी ढूंढते हैं। इतना कहकर वो उस कमरे में गई तो उसने उस कमरे देखा तो वहाँ भी बहुत सारे केनले थी, लेकिन वो थोड़ी अलग थी। वहाँ कुछ पौधे भी रखे हुए थे, उसके साथ कुछ जानवर भी थे जैसे चूहे, बिल्ली आदि, और कुछ औषधियाँ के डब्बे रखे हुए थे। और उस कमरे के बीचों बीच एक टेबल था जिसमें बहुत सारी शीशियां और केनाले रखे हुए थे और उन शीशियां में उसे अपने खून की शीशी देखी थी। तो वो तुरंत उस टेबल के पास जाने लगी और फिर उस टेबल के पास जा पति उससे पहले वो एक इनविजिबल लाइन से टकरा गई और जैसे वो उस लाइन से टकराई तो वहाँ बहुत सारा जहरीला धुआं निकलने लगा। उस धुएं की वजह से उसे चक्कर आने लगा था और वहाँ बहुत सारे छोटे छोटे सांप आ गए और उन सांपों ने शिवी को घेर लिया और फिर वो सारे सांप शिवी से लिपट गए और उसे दबोचने लगे। वो सारे सांप बिल्कुल नागपाश की तरह उसे लिपट गए और उसे दबोचने लगे। शिवी अभी तक बेहोश नहीं हुई थी, इसलिए वो अपने आप को उन सांपों से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो जितना अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती वो सांप उसे दबोचने लगे। उन सांपों के ऐसे दबोचने से उसकी सांसें भारी भारी होने लगी। क्या शिवी अपने आप को उन सांपों से छुड़ा पाएगी? क्या इन सांपों के ऐसे दबोचने से शिवी की सांसें हमेशा के लिए दब जाएं? डन। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट। CH16 शिवी का वेलविशर। वहीं शिवी अभी भी उन सांपों के गिरफ्त में फंसी थी और अभी भी अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जितना वो कोशिश करती वो सांप उसे इतना दबोचने लगते। फिर शिवी ने मन में कहा, एक तो यहाँ यह जहरीला धुआं फैल रहा है जिसे मुझे चक्कर आ रहे हैं और ये तो नागपाश की तरह लग रहा है। मैंने शिव शक्ति में देखा था कि शिव जी ने भी ऐसे ही शक्ति देवी को रोकने के लिए नागपाश में बांधा था और इस नागपाश को वही निकाल सकता है जिसने इसकी रचना की हो। मतलब ये नागपाश नागवैद्य ही तोड़ सकते हैं और अगर वो यहाँ आ गए तो उनको मेरी सच्चाई पता चल जाएगी। फिर मैं क्या करूँगी? हे शिव जी, आपने मुझे कहाँ फंसा दिया? जल्दी से मुझे इस मुसीबत से बाहर निकालिए। ऐसे ही शिव जी से शिकायत कर रही थी, तभी वो धीरे धीरे उस जहरीले धुएं की वजह से बेहोश हो रही थी। फिर वो बेहोश हो गई और वहीं जमीन पर गिर गई। थोड़ी देर तक वो ऐसे ही बेहोश पड़ी रही। उसके बाद उस सीक्रेट कमरे में
कोई आया और उसने शिवी को नागपाश से अलग किया, फिर उसके खून की शीशी को बदलकर दूसरी शीशी रख दी। फिर उस शख्स ने बेहोश शिवी को घूरा और गिर उसे गोद में उठा लिया और उसे वहां से ले गया। वहीं अब शाम हो चुकी थी और शिवी को अब धीरे धीरे होश आने लगा था और उसने अपनी आंखें खोली तो वो अपने कमरे थी और लेटी हुई थी। उसने अपने आप को उस कमरे में देख शिवी ने अपने आप से कहा, मैं इस कमरे में कैसे आ गई? मैं तो उस लेबोरेटरी के सीक्रेट रूम में नागपाश में फंसी थी और उस जहरीले धुएं की वजह से मैं बेहोश हो गई थी, तो मुझे यहाँ कौन लेकर आया? फिर वो सोचने लगी कि उसे वहां कौन लेकर आया, लेकिन उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। फिर कमरे में अवंतिका देवी आ गई, क्योंकि डोर बंद नहीं था इसलिए बिना नॉक करके अंदर आ गई और उन्होंने शिवी को किसी गहरी सोच में डूबा हुआ देखा तो उन्होंने शिवी को हिलाते हुए कहा, सोनमणि, तुम कौन सी सोच में डूबी हुई हो? अवंतिका देवी की आवाज सुन शिवी अपने सोच से बाहर आई और कहा, मैं ये सोच रही थी कि मैं कब से सो रही थी और मैं ठीक कब हो जाऊंगी। अवंतिका देवी, आप तो दोपहर से यहाँ सो रही थी और आपके खून की जांच भी हो चुकी है। अवंतिका देवी की आखिरी बात सुनकर शिवी डर के मारे घबरा गई और कांपती हुई आवाज में कहा, तो नागवैद्य जी ने क्या कहा? अवंतिका देवी, नागवैद्य जी ने कहा कि आपके खून में बहुत सारा बेल पत्र का रस है, इसलिए आपकी शक्तियां और जहर 1-2 महीने में वापस आ जाएंगे, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि ये सिर्फ आपकी शारीरिक शक्तियां कम हुई है, आपकी नागरानी की शक्तियों का इस्तेमाल आप कभी भी कर सकती है। जैसे ही शिवी ने अवंतिका देवी की ये सारी बात सुनी तो उसकी सारी घबराहट मिनटों में गायब हो गई और उसने तुरंत कहा, इसका मतलब मैं बच गई। किसी को यह पता नहीं चला कि मैं नागिन नहीं बल्कि एक इंसान हूँ, लेकिन यह सब हुआ कैसे और मेरे खून में यह सब कहाँ से आया? और नागवैद्य जी ऐसा झूठ भी क्यों बोलेंगे कि मैं नागिन हूँ? यहाँ कुछ न कुछ तो गड़बड़ है जिसका मुझे पता लगाना है। लगता है किसी ने मेरा खून बदल दिया, जिसकी वजह से नागवैद्य जी की रिपोर्ट भी गलत आई और जिसने ये खून बदला है वही मुझे इस कमरे में लेकर आया है। लेकिन कोई मुझे जैसे इंसान की मदद क्यों करेगा जो यहाँ किसी और की आइडेंटिटी लेकर रह रहा हो? वो जो भी है वो मेरा वेलविशर है जिसने मुझे बचाया है और उसे मेरी सारी सच्चाई पर पता है। मुझे पता लगाना होगा कि वो नाग या नागिन कौन है। वहीं शिवी को फिर से किसी सोच में डूबा हुआ देखकर अवंतिका देवी ने फिर से कहा, आप फिर से कहाँ खो गई? शिवी, मैं तो ये सोच रही थी कि मैं कितना सोती हूँ एक नागरानी होकर। अवंतिका देवी कुछ कहती उससे पहले कोई और उस कमरे में आया और शिवी से कहा, बिल्कुल सही, तुम बहुत सोती हो पूरी रात और दिन भी, और जब जागती हो तो कुछ काम नहीं करती, तुम यहाँ पर सिर्फ ऐश करती हो। ये आवाज सुनकर अवंतिका देवी और शिवी ने दरवाजे और देखा जहां नागराज खड़े थे। नागराज की बात सुनकर और उनको देखकर शिवी का मुंह बन गया और उसने मन में कहा, ये यहाँ क्या कर रहा है? ऐसे तो मुझे एक नजर भी नहीं देखता और आज बात कर रहा है। वहीं अवंतिका देवी ने कहा, आप सोनमणि को तुम क्यों खा रहे हैं? उन्हें आप कह के बुलाइए। और सोनमणि ने कल इन तक्षक नागों से हम सब की रक्षा की जब आप भी थे, तो आप यह कैसे कह सकते हैं कि ये कुछ काम नहीं करती? नागराज, पहली बात में आपने ये कहा कि मुझे इसे आप कह के बुलाना चाहिए, लेकिन मैं आप उन्हें कहता हूँ जो इज्जत के लायक होते हैं और जो नहीं होते मैं उन्हें तुम कहकर ही बुलाता हूँ। नागराज की ये बात सुनकर शिवी ने मन में कहा, इनके कहने का मतलब क्या है कि मैं इज्जत के लायक नहीं हूँ? अरे आपको क्या पता कि मैं कितनी इज्जत के लायक हूँ? अगर मैं इस नागलोक में नहीं होती, धरती पर होती, तो मैं इन्हें मुंह तोड़ जवाब देती। फिर नागराज ने वापस कहा, दूसरी बात, इसने सिर्फ उन तक्षक नागों से रक्षा की और उसके बाद इसकी रक्षा मैंने की, तो इसे मुझे धन्यवाद कहना चाहिए। शिवी, किस बात के लिए मैं आपसे धन्यवाद कहूँ? आप सिर्फ मुझे गोदी में उठाकर अंदर लाए हैं और ये काम कोई और भी कर सकता है। नागराज, रुकिए रुकिए, तुम्हें को गोदी में उठाकर अंदर लाने की बात नहीं कर रहा हूँ। जब तुम बेहोश होकर गिरने वाली थी तब हमने तुमको बचाया।
ये बात सुनकर शिवी स्पीचलेस हो गई और शिवी को ऐसे शांत देख नागराज के चेहरे पर एक जंग जीतने वाली स्माइल आ गई और वो उस कमरे से निकल गए। वहीं शिवी ने उनकी स्माइल देख ली थी, इसलिए वो चिढ़ गई और उसने कहा, इस बार आप जीत गए, अगली बार मैं ही जीतूंगी, फिर ऐसे ही हंसकर चली जाऊंगी। अब इनको हरने बारे में बाद में सोचते हैं, सबसे पहले ये जानना होगा कि मेरा वेलविशर कौन है। अनामिका, नहीं नहीं, वो नहीं हो सकती, अगर वो होती तो वो तो सबको बता देती। अवंतिका देवी, नहीं नहीं, ये भी नहीं। वृत्या, नीरिया, मीर, नहीं नहीं, ये तीनों भी नहीं हो सकते। तो आखिरकार ये है कौन जो मेरी इतनी मदद कर रहा है, वो भी बिना किसी फायदे के। इतना कहकर वो सोचने लगी। वहीं दूसरी तरफ नागवैद्य नागराज के सामने बैठे थे और उनमें आपस में बातचीत हो रही थी। नागवैद्य, नागराज, दिन के तीसरे पहर में कोई तो था जो हमारी रसायनशाला में आया था, आए और चला भी गया। नागराज, और ये आप कैसे कह सकते हैं कि वहाँ कोई आया था और चला भी गया? नागवैद्य, वो उस गुप्त कमरे में से जहरीला धुआं निकल रहा था और मेरे नागपाश के नाग जमीन पर मरे हुए थे, और ये सब तभी होता है जब कोई हमारे गुप्त कक्ष में आया हो। नागराज, तो उस कक्ष में से कोई रसायन, औषधि और कुछ और चोरी हुआ है? नागवैद्य, नहीं, उस गुप्त कक्ष से कुछ भी चोरी नहीं हुआ है, जो जैसा था वैसा ही था। नागराज, तो वहाँ कोई आया नहीं होगा और आप ही वहाँ पर गए होगे और अदृश्य रेखा से टकराई होगे, तो जहरीला धुआं निकला और नागपाश के गिरफ्त में आ गए, और फिर नागपाश से निकलने के लिए आपने उन नागपाश के नागों को मार दिया होगा, और फिर आप उस जहरीले धुएं की वजह से बेहोश हो गए होगे, और जब आपको होश आया तो आपको लगा होगा कि वहाँ कोई आए हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये बस आपका वहम है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। अब आप यहाँ से जाइए और अपना कार्य कीजिए, और हाँ, थोड़े दिनों के लिए आप आराम करने चले जाइए, तब तक आपके शिष्य रोगियों का इलाज करेंगे। नागराज की बात सुन नागवैद्य वहां से चले गए और फाई वहां नागराज का प्रसन्न बॉडीगार्ड और वर्कर चेला वहां आ गया और हाथ जोड़कर नागराज को प्रणाम किया और वहां सिर झुकाए खड़ा रहा। ये कौन है जो शिवी की मदद कर रहा है? क्या शिवी अपने वेलविशर को ढूंढ पाएगी? और आगे आगे शिवी कितनी मुसीबतों में फंसेगी? डन। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट। CH-17 नागलोक से निकलकर इंसानों की दुनिया में जाना है। नागराज के सामने उनका प्रसन्न बॉडीगार्ड और वर्कर चेला खड़ा था। तभी नागराज ने कहा, क्या खबर है चेला? जिन तीनों तक्षक नागों ने आप पास हमला किया था, वो तीनों अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि तक्षक नागराज सुदीन ने उन तीनों को भेजा था, और ये भी पता चला है कि उनके कुछ गुप्तचर हमारे राज्य में हैं और हमारी सारी जानकारी उनको पहुंचाते हैं। नागराज, तो उन गुप्तचरों को हमारे राज्य में ही रहने दो और उन्हें आजादी भी दो, ताकि वो हमारी अच्छे से जासूसी कर सके और यहाँ की सारी जानकारी नागराज सुदीन को भेजे। नागराज की बात सुनकर चेला चौंक गया और उसने कहा, क्या सच में ऐसा करना है नागराज? लेकिन ऐसा करने से हमारे राज्य को ही खतरा हो सकता है। नागराज, शायद तुम हमारी बात को ठीक से समझे नहीं, तो हम समझा देते हैं। उन गुप्तचरों को जासूसी करने दो, लेकिन हमारी निगरानी में उन गुप्तचरों को वही जानकारी पता चलनी चाहिए जो हम उन्हें बताएंगे, और वही जानकारी वो तक्षक नागराज को बताएंगे। चेला, लेकिन ये होगा कैसे, और हम उन जासूसों को क्यों हमारी जानकारी देंगे, और देंगे तो उन्हें हम पर शक नहीं होगा? नागराज, हम उन जासूसों को सामने से थोड़ी न बताएंगे, हम परोक्ष, इनडायरेक्ट रूप से बताएंगे, ताकि उन्हें हम पर शक न हो। चेला ने उनकी बात पर सिर हिलाया और नाग का स्वरूप धारण करके वहां चला गया। वहीं नागराज वहीं पर ही खड़ा था और कुछ सोच रहा था, और वो क्या सोच रहा था ये कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता था। वहीं अब रात से सुबह हो चुकी थी और राजमाता ने सबको राज दरबार में बुलाया था, जहां अभी सिर्फ राज परिवार के लोग थे। सब सवालिया नजरों से राजमाता को देख रहे थे, जैसे कि पूछ रहे हो, इतनी सुबह सुबह क्यों बुलाया है? फिर राजमाता ने सबको देखा और कहा,
हमें पता है कि आप सबके मन में यही सवाल होगा कि हमने यहाँ क्यों बुलाया है। उनकी बात पर सबने सिर हिलाया। फिर राजमाता ने आगे कहा, जैसा कि आप सबको पता है नागराज और नागरानी विवाह हो चुका है और हमारे राज परिवार की बरसों की परंपरा है कि शादी के बाद जब तक आप शिव शक्ति की एक साथ पूजा नहीं करते तब तक आप अपने रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा सकते और ना ही एक साथ रह सकते हैं। राजमाता की बात सुनकर नीर ने कहा, हाँ पितामही, ये तो सबको पता है, तो हमें क्यों बता रही हो। राजमाता, पहले पूरी बात सुन लिया करो, उसके बाद प्रश्न करो, लेकिन बात खत्म होने से पहले ही आप प्रश्न पूछ लेते हैं। तो मैं यहाँ ये बताना चाहती हूँ कि शिव शक्ति की पूजा का मुहूर्त कल है, तो कल नागराज और नागरानी को हिमालय के जंगल में बने शिव शक्ति मंदिर में जाना है और पूजा करनी है, और जो पूजा में चढ़ाया हुआ पवित्र सिंदूर नागराज को नागरानी की मांग में भरना है। ये सब सुनकर शिवी ने मन में कहा, हो, इसलिए नागराज मेरे साथ नहीं रहते हैं और ना ही एक बेड पर सोते हैं। और मैं क्या सोच रही थी, नागराज को सोनमणि में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अब मैं क्या करूंगी, इस पूजा के बाद मुझे नागराज के कमरे रहना होगा और उनके साथ सोना भी होगा, और ऐसे तो मैं धोखेबाज बन जाऊंगी। जब मैं सोमनाथ जाऊंगी तो कृष्ण जी की क्या जवाब दूंगी, उनके साथ तो बेवफाई हो जाएगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मैं नागराज के करीब ही नहीं जाऊंगी तो कोई बेवफाई ही नहीं होगी। ऐसे ही शिवी अपनी उलझनों में उलझी हुई थी कि तभी राजमाता ने उसे कहा, क्या हुआ नागरानी, आप किसी सोच में गुम है क्या, आपको कोई आपत्ति है इस पूजा से। शिवी, नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। राजमाता, तो ठीक है, कल नागराज और नागरानी शिव शक्ति मंदिर जाएंगे और वहां अपने सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए पूजा करेंगे। इतना कहकर वो वहां से चली गई। उसके बाद धीरे धीरे करके सभी फैमिली मेंबर्स भी वहां से चले गए। वहीं शिवी अब अपने कमरे में थी, तभी उसके पास अनामिका आ गई और उसने तुरंत शिवी से कहा, शिवी, तुम्हें और बाकी सदस्यों को राज दरबार में राजमाता ने क्यों बुलाया था। ऐसे अचानक अनामिका की आवाज सुनकर शिवी डर गई और उसने अपने डर को कंट्रोल करते हुए कहा, क्या यार, तुमने मुझे डरा ही दिया। अनामिका, यार मतलब। शिवी ने समझाते हुए कहा, यार मतलब दोस्त, वो मैं इंसानों की भाषा सीख रही हूँ न, और तुमने अभी मुझसे क्या कहा था। अनामिका ने रिपीट करते हुए कहा, तुम्हें और बाकी सदस्यों को राज दरबार में राजमाता ने क्यों बुलाया था। ऐसे अचानक अनामिका की आवाज सुनकर शिवी डर गई और उसने अपने डर को कंट्रोल करते हुए कहा, क्या यार, तुमने मुझे डरा ही दिया। अनामिका, यार मतलब। शिवी ने समझाते हुए कहा, यार मतलब दोस्त, वो मैं इंसानों की भाषा सीख रही हूँ न, और तुमने अभी मुझसे क्या कहा था। अनामिका ने रिपीट करते हुए कहा, तुम्हें और बाकी सदस्यों को राज दरबार में राजमाता ने क्यों बुलाया था। शिवी, वो यहाँ की रस्म है न कि विवाह के बाद शिव शक्ति की पूजा के बाद ही अपने रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं, और कल वही पूजा करने मुझे और नागराज को हिमालय के जंगलों में बने शिव शक्ति मंदिर में जाना है और पूजा करनी है। अनामिका, लेकिन तुम दोनों का रिश्ता तो चल रहा है, तो शिव शक्ति की पूजा के बाद कौन से रिश्ते को आगे बढ़ाना है। शिवी, तुम इतना नहीं समझती, मैं शारीरिक रिश्ते की बात कर रही थी, यानी शिव शक्ति की पूजा के बाद ही राज परिवार का कोई भी शादीशुदा जोड़ा हमबिस्तर हो सकते हैं। अनामिका, और यह बात है मतलब कि अब तुम और नागराज बहुत जल्द 2 से 1 हो जाओगे और उसके बाद 1 से 3। अनामिका की यह बात सुनकर शिवी शर्म से लाल लाल हो गई और उसने कहा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो, तुम तो जानती हो न मेरी हालत, फिर भी यह बातें कर रही हो। अनामिका ने उसके गालों की लाली की तरफ इशारा करते हुए कहा, अगर तुम्हें इस रिश्ते से कोई मतलब नहीं है तो तुम्हारे इन गालों पर ये शर्म की लाली क्यों दिख रही है। अनामिका को बात सुनकर शिवी ने अपनी भावनाओं को कंट्रोल किया और कहा, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। अनामिका, जहाँ तक मुझे पता है कोई तब किसी से ऐसे शर्माता है जब वो उस इंसान को पसंद करता हो या प्यार करता हो, और तुम कह रही हो कि ऐसा कुछ नहीं है। शिवी,
कृपया करके इस विषय पर अभी बात मत कीजिए। अनामिका, ठीक है, लेकिन कल के बारे में तो बात कर सकते हैं ना? शिवी, हाँ। अनामिका, तो कल तुम नागलोक से निकलकर इंसानों की दुनिया में जाने वाली हो, तो तुम्हें तो बहुत उत्साह होगा न? शिवी ने नासमझी में कहा, नागलोक से बाहर इंसानों की दुनिया में मतलब? अनामिका, तुम्हें नहीं पता क्या हिमालय के जंगल नागलोक में थोड़ी नहीं इंसानों की दुनिया में है? तो कल तुम और नागराज उन जंगलों में जाओगे और वहाँ के शिवशक्ति मंदिर में पूजा करोगे। अनामिका की बात सुनकर शिवी ने मन में कहा, हाँ, यह बात मैंने सोची ही नहीं कि हिमालय के जंगल धरती पर है, तो कल मैं यहाँ से आजाद हो जाऊंगी। फिर उसने अनामिका से कहा, तो क्या कल मैं और नागराज हम दोनों ही उस मंदिर में जाएंगे या कोई और भी हमारे साथ आएगा? अनामिका, नहीं, तुम दोनों ही जाओगे और तुम दोनों के साथ दूसरा कोई नहीं आएगा, और यहाँ से उस मंदिर तक तुम्हें और नागराज को पदयात्रा करनी होगी, और वहाँ पहुँचने में तुम दोनों को कम से कम 2-3 दिन लग जाएंगे, और वो भी बिना सोए तुम दोनों को चल के वहाँ पहुँचना है। शिवी, क्या बिना सोए मतलब कि यहाँ से वहाँ तक चल के और रास्ते में रुकना भी नहीं है? ये कितना कठिन है। अनामिका, इसमें कौन सी कठिनाई, और हम नाग नागिन को तो रात में जागने का वरदान मिला है और हम अंधेरे में कुछ भी देख सकते हैं, तो इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। शिवी ने उसकी बात सुनकर मन में कहा, लेकिन मैं तो इंसान हूँ न, मुझे कोई वरदान थोड़ी न मिला है। अनामिका ने फिर से कहा, और वहां पहुंचने के बाद उस मंदिर के सामने एक तालाब है, उसमें तुम दोनों को स्नान करना है, फिर उसके बाद तुम दिनों पूजा करोगे। शिवी, और ये सब तुम्हें कैसे पता? अनामिका, यह सब मुझे उबले पता है, क्योंकि मेरा जब से जन्म हुआ है तब से मैं यही पली बड़ी हूँ, इसलिए मैंने देखा है कि जब भी कोई राज परिवार का सदस्य विवाह करता तो वो सब इस पूजा को करने जाते हैं, और फिर मैंने इस पूजा के बारे में विस्तार से जाना और वो मैं तुम्हें बता रही हूँ। शिवी, ठीक है। अनामिका, अब मैं यहाँ से जाती हूँ, वरना तुम्हारी वो नाम की बहन आ जाएगी। शिवी, नाम की बहन कौन? अनामिका, वो तुम्हारी नाम की माँ सोना देवी, जो मुझे देखकर चिढ़ती है, वो तो चली गई, लेकिन अपनी मझली बेटी को यही छोड़कर, और उनकी मझली बेटी स्वेतलाना वहीं तुम्हारी नाम की बहन। शिवी, ठीक है, तुम जाओ। फिर अनामिक वहां से चली गई। उसके बाद शिवी ने अपने मन में कहा, यही सही मौका है उस पूजा के बहाने यहाँ से निकलने का। एक बार मैं यहाँ से निकल गई तो उस नागराज से पीछा छुड़ाकर भाग जाऊंगी, और वैसे भी मैं और वो ही पूजा करने के लिए जाने वाले हैं, और दूसरा कोई हमारे साथ आने वाला नहीं है, तो कोई मुझे रोक भी नहीं सकता। वॉव, शिव जी, आपने मुझे मुसीबत से बाहर निकलने का क्या रास्ता दिखाया है। मैं आपके इस रास्ते को वेस्ट नहीं जाने दूंगी। कल मैं यहाँ से निकल कर हो रहूंगी। वहीं दूसरी तरफ नीर कलाशाला में तलवार से चलाने की प्रैक्टिस कर रहा था, तभी वहां स्वेतलाना आई और उसने सीधा नीर को गले लगा लिया और अपनी पतली आवाज में कहा, राजकुमार नीर, कृपया हमें उस कीड़े से बचाइए। वहीं किसी के ऐसे गले लगाने से नीर का ध्यान भटका और उसके हाथ से तलवार छूट गई, और उसने स्वेतलाना को झटक दिया और उसे कहा, आप हमसे इस तरह से कैसे गले लग सकती है, वो भी हमारी मर्जी के बिना। वो तो आप भाभी की बहन है, इसलिए इस दुस्साहस की कोई सजा नहीं दे रहे, लेकिन आइंदा से ऐसी हरकत मत कीजिएगा। स्वेतलाना ने अपने मन में कहा, हाँ हाँ, अभी मुझसे दूर भाग रहे हो, लेकिन कब तक? जब तुम मेरी मुट्ठी में आ जाओगे न, तब तुम खुद मुझसे आकर गले मिलोगे और भी ज्यादा कुछ करोगे। वहीं स्वेतलाना को अपने ख्यालों में खोया हुआ देखकर नीर ने उसे फिर से कहा, आप यहाँ क्यों आई है? स्वेतलाना, वो उस गलियारे में बहुत बड़ा कीड़ा है और हम उस कीड़े से डर गए, इसलिए हम आपके पास आए ताकि आप उस कीड़े को उस गलियारे से दूर कर सको। नीर, ठीक है, तो ले चलिए उस कीड़े के पास जिससे आप डर गई, मैं उसे डराता हूँ। फिर स्वेतलाना उसे एक गलियारे में ले गई, लेकिन नीर को वहाँ कोई कीड़ा नहीं दिखा, तो उसने अनामिका से कहा, यहाँ तो कोई कीड़ा नहीं है, तो आप किस कीड़े से डर गई? स्वेतलाना,
जब मैं यहाँ आई थी तब यहाँ एक काले रंग का इतना बड़ा कीड़ा था। इतना कहकर उसने अपने हाथों से कीड़े की साइज बताई। निर ने उसे घूरते हुए कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ कोई कीड़ा था ही नहीं, और आप हमें परेशान करने के लिए झूठ बोल रही हो तो मुझे ऐसा झूठ पसंद नहीं है। स्वेतलाना, नहीं मैं सच कह रही हूँ, यहाँ एक काले रंग का कीड़ा था लेकिन अब नहीं है लगता है आपके डर की वजह से वो कीड़ा भाग गया। निर ने उसकी बात पर हंसते हुए कहा, और इसका मतलब ये है कि उस कीड़े को पहले से पता चल गया था कि मैं आने वाला हूँ और इसलिए मेरे डर की वजह से वो भाग गया। स्वेतलाना, वो मुझे नहीं पता लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। निर, ठीक है लेकिन अगली बार हमसे हमारी मर्जी के बिना गले मत लगाना। इतना कहकर वो उस गलियारे से निकलने लगा लेकिन तभी उस गलियारे में अनामिका भी आ रही थी, लेकिन इन दोनों को पता नहीं था ये एक दूसरे के सामने आने वाले हैं। और फिर नीर और अनामिका दोनों एक दूसरे से टकराए और दोनों ही नीचे गिर पड़े और दिनों के मुंह से एक साथ निकली आ। क्या शिवी नागराज को चकमा देकर नागलोक से भाग जाएगी? क्या स्वेतलाना के जाल में नीर फंसेगा? डन। प्लीज लाइक शेयर कमेंट। CH18 नागराज और शिवी की पदयात्रा शुरू। वहीं नीर और अनामिका एक दूसरे से टकरा कर गिर चुके थे और दोनों ही एक दूसरे को जानलेवा नजरों से देख रहे थे। तभी नीर ने कहा, पहले तो बिना देखे चलती हो और जब देखती हो तो ऐसे घूरती हो, तुम्हें अपनी नजर नीचे रखनी चाहिए क्योंकि मैं एक राजकुमार और तुम एक दासी। तभी वहां स्वेतलाना भी आ गई जो अनामिका को घूर रही थी क्योंकि उसके हिसाब से नीर और उसके प्राइवेट मोमेंट पर अनामिका आ गई थी। फिर उसने कहा, बिल्कुल सही कहा नीर ने, तुम्हें अपनी नजर नीची रखनी चाहिए क्योंकि तुम यहाँ सिर्फ एक दासी हो और हम राजकुमार और राजकुमारी है, तो हम तुमसे होड़े से हम तुमसे बड़े हैं और तुम छोटी, इसलिए हमारे सामने जुबान कम और नजर नीचे रखो। अनामिका, हाँ समझ गए, लेकिन आप तो यहाँ की राजकुमारी नहीं हैं, आप सिर्फ मेहमान हैं, तो मैं इनसे टकराई तो आपको इतनी जलन क्यों हो रही है? अनामिका का सवाल सुनकर उसने अनामिका को घूरते हुए कहा, तो मेहमान हूँ तो क्या हुआ, लेकिन राजकुमारी भी हूँ, तो इसलिए हमसे ज्यादा जुबान मत लड़ाओ और यहाँ से उठो और जाओ। अनामिका, मुझे भी आपके साथ बात करने का कोई शौक नहीं है, हम तो रसोई घर की तरफ जा रहे थे जिसका रास्ता इस गलियारे से जाता है और अब मैं जा रही हूँ और आप अपनी रासलीला चालू रखिए। इतना कहकर वो उठी और नीर और स्वेतलाना को इग्नोर करके किचन में चली गई। वहीं अनामिका के ऐसे इग्नोर करने पर स्वेतलाना का गुस्से का पारा चढ़ गया और उसने मन में कहा, इसकी हिम्मत कैसे हुई हमें नजरअंदाज करने की, हम कोई वस्तु है जो हमें नजरअंदाज करके गई और एक दासी होकर हमें नजरअंदाज किया, इसकी सजा मिलेगी इसे। और सोनमणि दीदी ने इसे क्यों अपनी व्यक्तिगत दासी बनाया और जब से विवाह हुआ है तब से वो कितनी बदल गई है, इनका स्वभाव, आवाज, चाल और रहना सहना सब कुछ, ऐसा लगता ही नहीं है कि वह मेरी बहन है, या तो फिर वो इतना अच्छा होने का नाटक कर रही है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं इस अनामिका को अकेले ही इस राजमहल से निकाल फेंकूंगी। इतना कहकर वो मन में ही हंसने लगी। फिर उसने अपने बाजू में देखा जहां अभी नीर नहीं था। वहीं नीर ने जैसे ही अनामिका की बात सुनी वो गुस्से में से सीधे उसके पीछे पीछे चला गया था। वहीं अनामिका जैसे ही किचन में गई तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया और सीधा दीवार से लगा दिया, तो अनामिका ने सामने देखा तो उसके सामने नीर खड़ा था। नीर को देखकर अनामिका को गुस्सा आया और नीर को धक्का देते हुए कहा, पहले तो ये कह रहे थे कि मैं आपको घूर नहीं सकती क्योंकि मैं एक दासी हूँ और आप एक राजकुमार, इसका मतलब ये नहीं कि अब ऐसे मेरा हाथ पकड़कर मेरे साथ जबरदस्ती करे। इतना कहकर वो वापस धक्का देने लगी। तभी नीर ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, मैं बस तुम्हें यहाँ ये कहने आया हूँ कि हम और वो स्वेतलाना कोई रासलीला नहीं कर रहे थे, हम बस बातें कर रहे थे, समझी? तो आइंदा से हमारे बारे में ऐसी बातें मत करना और ना ही हमारा नाम किसी और के साथ जोड़ना।
इतना कहकर उसे छोड़ दिया और वो वहां से चला गया। वहीं अनामिका की आंखों में आंसू आ गए। नीर की बात सुनकर फिर वो अपना काम करने लगी। रात बीत गई थी और सुबह हो चुकी थी। राजमहल में नागराज और नागरानी की जाने की तैयारी चल रही थी। वहीं राजमहल के गार्डन में राज परिवार के सारे मेंबर्स खड़े थे और उनके बीच नागरानी और नागराज खड़े थे और वो दोनों सबके पैर छूकर आशीर्वाद ले रहे थे। फिर वो दोनों वहां से निकलने लगे और फिर वो दोनों उस जंगल में गए जहां से नागलोक से बाहर निकलने का रास्ता है। इस जंगल तक राज परिवार के सारे सदस्य आए थे। फिर वो दोनों उस गुड्डे से उस गुफा में जाने लगे जिस गड्ढे से शिवी चढ़कर आई थी। सब जानते थे कि सोनमणि यानी शिवी अपने नाग स्वरूप को धारण नहीं कर सकती, इसलिए उसके लिए सीढ़ी लगाई थी जिससे वो उस गुफा के अंदर जा सके। तो वो उस सीढ़ी से नीचे उतर गई। वहीं नागराज ने अपना नाग स्वरूप धारण करके वो उस गुफा में उतर गए। उन दोनों के नीचे उतरते ही सारे सदस्य वहां से चले गए। वहीं शिवी और नागराज उस गुफा के तालाब के पास खड़े थे जहां से धरती पर जाते हैं। उस तालाब को देखते हुए नागराज ने शिवी से कहा, सोनमणि तुम्हें तैरना तो आता है न? शिवी उर्फ सोनमणि, हाँ नागराज आता है, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हो? नागराज, क्योंकि अगर तुम्हें तैरना नहीं आता तो तुम इस तालाब में मर जाती और तुम्हारा शरीर इसी तालाब में एक कचरे की तरह इधर से उधर जाता। शिवी, आप यहाँ पर भी मेरे साथ हास्य कर रहे हैं। नागराज, हम कोई हास्य नहीं कर रहा, हम सच कह रहे हैं। शिवी, तो चलिए वरना देरी हो जाएगी पूजा करने में और मुहूर्त भी निकल जाएगा। नागराज ने मजाक करते हुए कहा, चलिए, कहाँ चलिए, अभी हमें चलना नहीं है, तैरना है तैरना, और अगर इस तालाब में हम चलने की कोशिश करेंगे तो इसी में ही फंस जाएंगे। शिवी, आप हर बात पर मेरा हास्य मत उड़ाइए। नागराज, उड़ाऊंगा, क्या कर बिगाड़ लोगी मेरा, और वैसे भी तुम्हारे पास अभी जो कुछ भी है वो सब मेरा दिया ही तो है, और तुम्हारे पास जो अपनी शक्तियाँ थी वो भी अब तुम्हारे पास नहीं है। शिवी, मानती हूँ मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अभी जो मेरे पास है वो मेरा नहीं है। आपने कहा कि मेरे पास जो चीजें हैं जैसे घर, खाना, पानी, वस्त्र आदि और यहाँ तक की शक्तियाँ भी आपकी वजह से मिली है, क्योंकि हम आपकी पत्नी है और पत्नी हर उस चीज पर अधिकार होता है जो पति की हो। इसलिए आप यह नहीं कह सकते हैं कि हमारे पास हमारा कुछ नहीं है। ये सब कुछ हमें शिव जी की कृपा से मिला है तो ये हमारा हुआ। तो आप ये मत कहिए कि ये सारी चीजें मेरी नहीं है। ये बात कहते हुए शिवी की आंखों में आंसू आ गए और इस बात से साफ पता चल रहा था कि वह नागराज को अपने दिल से कहीं न कहीं पति तो मानती है, लेकिन वो एक्सेप्ट करना नहीं चाहती और ये बात उसका मन नहीं मानता है। लेकिन कहते हैं न दिल की बात कभी न कभी तो जुबा पर आ ही जाती है। तो देखिए शिवी के दिल की बात भी उसके जुबा पर आ गई और वही नागराज उसकी सारी बातें गौर से सुन रहे थे। फिर उन्होंने शिवी से कहा, अब रोना बंद करो और मेरा हाथ पकड़ो ताकि तुम हमसे अलग ना हो जाओ। शिवी ने नागराज की बात सुनी और वो झट से नागराज के पास आई और उनका हाथ पकड़ लिया। तो शिवी को नागराज का हाथ पकड़कर एक अलग ही एहसास हुआ। फिर नागराज और शिवी एक साथ उस तालाब में कूदे, छपाक। वहीं तालाब में कूदने के बाद शिवी को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी थी, क्योंकि 1 घंटे से ज्यादा वो उस तालाब में तैर रहे थे और उसकी पानी में सांस रोकने की कैपेसिटी 1 घंटे की ही थी। इसलिए अब सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी और उसने कस के नागराज का हाथ पकड़कर रखा था ताकि वो उस तालाब में कहीं खो न जाए। और वो तो तैर नहीं रही थी, बस नागराज का हाथ पकड़ा हुआ था और नागराज ही उसे अपने साथ खींचकर तालाब के दूसरे किनारे जा रहे थे। नागराज को देखकर यही लग रहा था कि उन्हें सांस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, क्योंकि वो एक नाग जो है वो भी इच्छाधारी शेष नागराज, इसलिए वो तेज रफ्तार से उस तालाब में तैर रहे थे। दोपहर 6 घंटे
तैरने के बाद नागराज और शिवी तालाब के दूसरे सिरे पर पहुंच चुके थे। नागराज तालाब में से शिवी को गोद उठाकर बाहर निकले क्योंकि पानी में ज्यादा देर रहने की वजह से उसकी सांसें फूल चुकी थी। फिर नागराज ने अपनी आंखों को शक्तियों से उस तालाब के पास के पेड़ की पत्तियों से चटाई बनाई और उसमें शिवी को लेटा दिया। फिर उसी पेड़ की टहनियों को अपनी हाथों की शक्तियों से इकट्ठा किया और उस चटाई के पास उन टहनियों का एक ढेर बनाया। फिर उसने अपने मुंह से आग निकाली और वो टहनियां जलाई ताकि शिवी को आग से गर्मी दे सके और वो जल्दी होश में आए। फिर गर्मी मिलते ही शिवी को होश आने लगा तो नागराज उसके पास आए और शिवी के हाथ को पकड़कर रब किया और कहा, तुम ठीक हो? शिवी, हाँ मैं ठीक हूँ। और क्या हम इंसानों की दुनिया में आ गए? नागराज, हाँ आ गए, लेकिन अगर तुम अकेली होती तो नहीं आ पाती क्योंकि तुम कितनी कमजोर हो जो सिर्फ आधे पहर भी पानी में अपनी सांस नहीं रोक पाई। शिवी, वो मेरी शक्तियाँ कम है न, इसलिए अब चलो चलते हैं यहाँ से। फिर नागराज और शिवी दोनों ही इस गुफा से बाहर निकले। गुफा के बाहर आते ही शिवी को एक अलग ही सुकून मिला, जैसे उसकी जान में जान आई हो। फिर उसने मन में कहा, काश यहाँ से मैं आगे नहीं जा पाती तो मैं कभी नागलोक में पहुँचती ही नहीं और ना ही मैं इस मुसीबत में फंसती। लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं नागलोक से निकल चुकी हूँ तो अपने घर भी पहुँच जाऊंगी। देर आए दुरुस्त आए। नागराज ने उसके सोचते हुए देखा और कहा, क्या सोच रही हो? यही रहने का इरादा है क्या या आगे भी चलना है? शिवी ने उसकी बात पर सिर हिलाया और उसके साथ आगे आगे चलने लगी और उसने पीछे मुड़कर उस गुफा को देखा तो वो गायब हो चुकी थी। उस गायब गुफा को देखकर वो चौंक गई और उसने तुरंत नागराज से कहा, ये गुफा अपने आप कहाँ गायब हो गई? नागराज, जब कोई नाग या नागिन गुफा वाले रास्ते से यहाँ धरती पर आता है तब ये गुफा अदृश्य से दृश्य हो जाती है और जब वो नाग या नागिन इस गुफा से निकल जाता है उसके थोड़ी देर बाद ये अपने आप ही गायब हो जाती है ताकि कोई दूसरा इंसान इस गुफा से नागलोक न आ सके। और अब तुम मेरा हाथ पकड़कर चलोगी क्योंकि हिमालय में बर्फ की बारिश और बर्फीला तूफान फाई आता है और तुम तो कमजोर हो, तो उस तूफान में उड़ गई या इस बर्फ में जम गई तो तुम्हें मैं कहाँ कहाँ ढूंढूंगा। इसलिए मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता और तुम भी मुझसे अलग मत होना, वरना हम खो जाएंगे। इतना कहकर शिवी का हाथ पकड़ लिया और उसे लेकर आगे चलने लगा। वहीं शिवी भी उसके साथ चली जा रही थी। क्या शिवी और नागराज यह पदयात्रा पूरी करके शिवशक्ति मंदिर पहुंच पाएंगे? क्या शिवी नागराज से अलग हो पाएगी? क्या शिवी नागराज के प्रति अपनी भावनाओं को जता पाएगी या यूं ही उलझनों में रहकर उनसे अलग हो जाएगी? डन। प्लीज लाइक शेयर कमेंट। CH19 शिवी और नागराज पहुंचे मायावी वन में और वो उन दोनों का एकदम से लगा होना। और वहीं हिमालयों की बर्फीली पहाड़ियों में शिवी और नागराज दोनों ही चल रहे थे। फिर शिवी ने अपने और नागराज के हाथ को देखा जो साथ में थे। फिर उसने मन में कहा, नागराज ने मेरे हाथ को तो बहुत मजबूती से पकड़ा हुआ है तो मैं कैसे अपने हाथ को छुड़ाऊं और यहाँ से भागूं? लगता है ये मुझे मंदिर तक ले जाकर ही रहूंगा और मुझे यहाँ इतनी ठंडी नहीं लग रही है। लगता है नागरानी हूँ इसलिए, बट मुझे इस नागरानी से पीछा छुड़ाना ही पड़ेगा। और ये तो ऐसे चले जा रहे हैं जैसे यहाँ बर्फ नहीं बल्कि हरी भरी घास हो जिस पर ये चल रहे हो और मुझे भी चला रहे हैं। वहीं नागराज आगे चले जा रहे थे लेकिन वो तिरछी नजर से शिवी को भी देखते और इस बार उन्होंने शिवी के चेहरे पर के भाव देखते हुए कहा, क्या सोच रही हो? अगर आराम करने के बारे में सोच रही हो तो मत सोचो क्योंकि अभी आराम करने को नहीं मिलेगा। हम जब तक शिव शक्ति मंदिर तक नहीं पहुंच जाते तब तक हम व्यायाम नहीं कर सकते और अभी बहुत लंबा रास्ता है, इसलिए जल्दी चलो। और हाँ, आगे चलकर एक जंगल भी आने वाला है जहां शिव शक्ति मंदिर है, लेकिन वो जंगल के बीचों बीच है और उस मंदिर तक पहुंचने के लिए बहुत सारे पड़ाव भी आएंगे। शिवी ने उसकी बात सुनकर कहा, कैसे पड़ाव? नागराज, हम जिस जंगल में जा रहे हैं वो एक मायावी जंगल है। उस जंगल को पार करना मतलब अपनी मौत का सामना करना।
नागराज की बात सुनकर शिवी डर गई और कहा, आपके कहने का मतलब क्या है, थोड़ा विस्तार से बताइए। नागराज, उस जंगल में आज तक जो भी साधारण इंसान गया है वो कभी वापस नहीं आया है, लेकिन हम तो है इच्छाधारी नाग नागिन, इसलिए हम ये जंगल पार कर सकते हैं अगर हमारे अंदर जंगल पार करने की हिम्मत हो तो। लेकिन ये इतना आसान काम नहीं है क्योंकि वह जंगल बहुत मायावी है। यहाँ की धूल मिट्टी से लेकर पेड़ की पत्तियों तक ये पूरा मायावी है। और फिर यहाँ अलग अलग प्रकार के मायावी प्राणी और पक्षी भी है, जैसे कि चिल, बाज, मोर, चित्ता, चमगादड़ आदि, तो उनसे भी बचकर रहना होगा। हमें उस वन में एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ना है, और अगर हम अलग हो गए न तो एक दूसरे से कभी नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि इस मायावी जंगल के मायावी प्राणी हमें कभी मिलने नहीं देंगे। ऐसा समझो कि हम किसी भूलभुलैया में जा रहे हैं जहां अगर हम खो गए तो कभी नहीं मिलेंगे। शिवी ने डरते डरते कहा, चिल, बाज, ये तो नागों के दुश्मन होते हैं, तो ये हम दोनों को कच्चा चबा जाएंगे। नागराज, उफ, तुम कितनी डरपोक हो। हाँ, माना कि चिल, बाज ये हमारे दुश्मन होते हैं और हमारा शिकार करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसका शिकार बन जाए। हमारे पास भी शक्तियाँ हैं तो हमें भी उसका इस्तेमाल करना होगा और उनसे बचकर रहना होगा। शिवी ने हाँ में सिर हिलाया और वो दोनों उस बर्फीली पहाड़ियों में चलने लगे। फिर उन दोनों को वो मायावी जंगल दिखने लगा, जहाँ बर्फ नहीं गिर रही थी, जहाँ हरे भरे पेड़ दिखाई दे रहे थे। और उस जंगल को देखकर शिवी ने नागराज से पूछा, क्या यही वो मायावी जंगल है? नागराज, हाँ यही है। अब अपनी नजरों और दिमाग दोनों को खुला रखना, क्योंकि ये वन हमें कुछ भी दिखा सकता है, लेकिन हमें उस पर यकीन नहीं करना है। हमें अपने मानसिक तरीके से चीजों को देखना है और समझना है। फिर वह दोनों आगे बढ़ गए और उस मायावी जंगल में चले गए, और वो दोनों ज्यादा आगे जा पाते उससे पहले वहां धूल से भरा तूफान आया, और उस तूफान ने नागराज और शिवी दोनों को घेर लिया। और फिर उसी तूफान की सारी मिट्टी इकट्ठा होकर आसमान में बड़े अक्षरों से लिखा, यहाँ से चले जाओ वरना अंजाम तुम दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। वहीं उन अक्षरों को देखकर नागराज ने चिल्लाते हुए कहा, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। अगर हमें यहाँ आना ही नहीं होता तो यहाँ आते ही क्यों, इसलिए हमारे रास्ते की बाधा मत बनो और हमें आगे जाने दो। नागराज की ये बात सुन वो मिट्टी के बड़े बड़े अक्षर मिट गए और फिर वापस मिक्स होकर एक बड़ा चेहरा बन गए, और हंसते हुए उस मिट्टी के चेहरे ने कहा, हाँ हाँ हाँ, ओ तो तुम दोनों में वाकई में हिम्मत है, इसलिए यहाँ इस मायावी वन की धरती पर खड़े हो तो ठीक है, हम तुम्हारे रास्ते की बाधा नहीं बनेंगे, लेकिन बाद में जब तुम दोनों इस तूफानी से बचकर जाओगे तब। इतना कहकर वो मिट्टी का चेहरा वापस मिट गया और एक बड़ा तूफानी बवंडर बन गया, और वो बवंडर शिवी और नागराज के पास आया और उन दोनों को उस बवंडर ने अपने अंदर समा लिया। फिर बवंडर में शिवी और नागराज गोल गोल हवा में उड़ रहे थे, लेकिन दोनों ने अपना हाथ नहीं छोड़ा। दोनों ने उतनी ही ताकत से अपना हाथ पकड़ा हुआ था ताकि वो छूट न जाए। वो दोनों बवंडर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उल्टा वो दोनों बवंडर में फंसते जा रहे थे। वहीं वो बवंडर भी अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा था और अपने घूमने की रफ्तार बढ़ा रहा था ताकि शिवी और नागराज दोनों एक दूसरे को छोड़ दे, लेकिन उन दोनों ने एक दूसरे को नहीं छोड़ा। फिर थोड़ी देर बाद वो बवंडर अपने आप छोटा और कम होने लगा, और फिर शिवी और नागराज दोनों को जमीन पर रखा। जमीन पर उतरते ही शिवी ने अपना सिर पकड़ लिया, क्योंकि बवंडर में घूमने की वजह से उसे चक्कर आ रहे, और वहीं नागराज को कुछ नहीं हुआ था, वो निर्मल ही खड़ा था जैसे उसके साथ कुछ हुआ ही ना हो। फिर वो मिट्टी एक देवी के स्वरूप में बदल गई, जिन्होंने भूरे रंग की सादी, माथे पर मुकुट, कुछ गहने पहने थे और बाल खुले रखे थे। वो शिवी और नागराज के पास गई और उनसे कहा, मैं भूमि देवी हूँ और मैं यहाँ तुम दोनों की एकता की परीक्षा लेने आई थी, जिसमें तुम दोनों सफल हो चुके हो। भूमि देवी की बात सुन दोनों ने उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया, और फिर शिवी ने तुरंत कहा, क्या आप सच में भूमि देवी है या कोई और, क्योंकि हमें विश्वास नहीं हो रहा है कि हमारे सामने भूमि देवी है जिन्होंने कुछ देर पहले हम दोनों को हवा में घुमाया था। भूमि देवी,
हम भूमि देवी ही है और हम ये देखना चाहते थे कि आप दोनों एक दूसरे का साथ कितना निभाते हो। नागराज, तो अब आपने जान लिया हो कि हम एक दूसरे का साथ कितना निभाते हैं, तो अब हमें आगे जाने की आज्ञा दीजिए। भूमि देवी जी, अब यहाँ से आप दोनों की एक नई चुनौती शुरू हो जाएगी, क्योंकि यह वन कितना मायावी है ये हम भी आपको बता नहीं सकते। यहाँ पर कदम कदम पर एक नई चुनौती है। फिर भूमि देवी की आज्ञा लेकर वो दोनों आगे आगे चलने लगे। वो दोनों थोड़ा आगे गए तो वहाँ कोई पेड़ नहीं था, जैसे कोई वीरान खेत हो जहाँ सालों से खेती न की गई हो। तो वो दोनों उस जगह से आगे जाने लगे। तभी जमीन में से कुछ आवाज आई और उस आवाज को सुनकर वो दोनों जहाँ खड़े थे वहीं रुक गए। फिर जहां वो दोनों खड़े थे उसी जगह पर जमीन में से एक बड़ा सा पेड़ बाहर निकला और निकलते निकलते कम से कम 10 फ्लोर जितना ऊपर गया होगा। और वहीं अचानक पेड़ निकलने की वजह से शिवी और नागराज दोनों ही पेड़ के साथ ऊपर जाने लगे। वो दोनों पेड़ के बीचों बीच सबसे ऊंची डाली पर थे। जैसे वो पेड़ ऊपर चढ़ने का रहा था वैसे वैसे शिवी घबरा रही थी, क्योंकि उसे ज्यादा ऊंचाई से डर लगता था। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और नागराज से चिपक गई। फिर वो पेड़ रुक गया तो शिवी ने नीचे झांक कर देखा तो वो दोनों बहुत ऊपर आ चुके थे और पेड़ की डालियां भी पतली पतली सी थी, अगर उन पर जरा सा भी वजन जाए तो टूट जाए ऐसी थी। वहीं शिवी ने जैसे ही इतनी ऊंचाई देखी उसे चक्कर आने लगे और नागराज से उसने रोते हुए कहा, प्लीज मुझे यहाँ से नीचे उतारिए, मुझे ऊंचाई से बहुत डर लगता है, प्लीज प्लीज प्लीज। वहीं नागराज ने शिवी को और कसके पकड़ा और कहा, घबराओ नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। शिवी ने उसकी बात तो सुनी फिर भी रोने लगी। फिर नागराज ने शिवी को पकड़कर नीचे देखा तो वो पेड़ की ऊपर की डाली ही मोटी थी जिस पर वो दोनों खड़े थे, बाकी सारी डालियां एकदम पतली पतली सी थी। उन डालियों को देखकर नागराज ने मन में कहा, यह तो कितनी पतली डालियां हैं, इन डालियों की मदद से हम नीचे नहीं उतर सकते, तो अब हमें हमारे पंख निकालने ही होंगे ताकि हम उड़कर यहाँ से जा सके। फिर नागराज ने अपने कंधों में से 2 पंख निकाले जो गोल्डन यानी सुनहरे कलर के थे। फिर नागराज ने शिवी से कहा, हमें कसकर पकड़ लो ताकि जब हम उड़े तब तुम जमीन पर गिर न जाओ। नागराज की बात सुनकर शिवी ने नागराज को कसके पकड़ लिया। फिर नागराज ने अपने पंख आसमान में उड़ाने शुरू किए और वो उड़ने लगे, लेकिन वो ज्यादा उड़ते उससे पहले उस पेड़ की डालियों ने नागराज के पैरों को पकड़ लिया और उन्हें पेड़ की तरफ खींचने लगी। नागराज ने उन डालियों को देखकर कहा, ये मायावी वृक्ष हमारे साथ माया कर रहा है, ये हमें अपना के शिकार बनाए उससे पहले हमें इसका खात्मा करना होगा। फिर नागराज ने एक हाथ से शिवी को पकड़कर रखा। फिर उन्होंने आंखें बंद करके मंत्र उपचार किया तो उनके दूसरे हाथ में एक धारदार बड़ी तलवार आ गई और ये तलवार से उन्होंने अपने पैर से उस मायावी पेड़ की डालियों को काट दिया, लेकिन वो डालियां वापस नागराज और शिवा को पकड़ने लगी। वो डालियां उन दोनों को पकड़ पाती उससे पहले नागराज ने उस पेड़ को ही पूरा का पूरा काट दिया और फिर वहां से वो दोनों जाने लगे तो वहां ऐसे 10-15 मायावी पेड़ और उग गए और वो सारे के सारे पेड़ शिवी और नागराज को पकड़ने के लिए अपनी डालियां लंबा करने लगी। वहीं नागराज उड़ते उड़ते उन मायावी पेड़ों के साथ युद्ध करने लगे। फिर अचानक से उनकी शिवी पर से पकड़ ढीली हो गई और शिवी उनसे छूट गई और वो नीचे गिर गई। वहीं जैसे ही नागराज का हाथ छुटा शिवी ने अपनी आंखें खोली तो वो हवा में लहरा रही थी। फिर पीठ के बल जमीन पर गिर गई और उसे पीछे सिर पर चोट लगी तो वो बेहोश हो गई। फिर उस जंगल की एक बेल शिवी के पैरों से लिपट गई और उसे खींच के कहीं और ले गई। वहीं नागराज शिवी को गिरते हुए देखते ही रह गए और उन्होंने युद्ध करना बंद कर दिया था, इसलिए उस पेड़ की डाली ने नागराज को तेज धक्का मारा जिसे नागराज का बैलेंस बिगड़ा और वो भी नीचे गिर पड़े। अब शिवी और नागराज अलग हो चुके हैं, वो अलग अलग दिशा में
वहीं दूसरी तरफ शिवी को वो बेल हरे भरे घास में लेकर आई और वही उसे छोड़ दिया। फिर धीरे धीरे शिवी को होश आने लगा, क्योंकि वो नागरानी थी तो उसकी छोटे ठीक होने लगी और उसे होश आ गया तो उसने अपने आप को एक बगीचे में पाया। उस बगीचे को देखकर उसने कहा, मैं इस बगीचे में कैसे आई? मैं तो उस जंगल में थी। और नागराज कहा है, अरे मैं उनसे अलग हो गई, अब मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूंगी? और अब ये कौन सी जगह है? हे शिव जी, कोई रास्ता दिखाइए और जल्द से जल्द नागराज से मिलाइए। क्या शिवी और नागराज वापस मिल पाएंगे या हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे और इसी मायावी जंगल में भटकते रहेंगे? और अब मिलेंगे तो और कौन सी नई नई मुसीबतों का सामना करना होगा? डन। प्लीज लाइक शेयर कमेंट। CH20 शिवी की हमशक्ल नागराज का दलदल में फंसना। वहीं उस मायावी वन में नागराज और शिवी एक दूसरे से अलग हो चुके थे। वहीं उस गार्डन में थी जहां वो बेल उसे घसीटते हुए लेकर आई थी। अब शिवी शिव जी से मदद मांग रही थी। फिर वो खड़ी हुई और उस गार्डन को चारों ओर से देखने लगी। फिर उसने कहा, ये गार्डन तो सच में बहुत सुंदर और आकर्षित है। फिर वो उस गार्डन के तालाब में गई और उस तालाब के पानी से अपना चेहरा धोने लगी तो उसने उस तालाब के पानी में अपना प्रतिबिंब देखा तो उसका प्रतिबिंब जो वो कर रही थी वैसा नहीं कर रहा था। तो शिवी ने चौंकते हुए कहा, ये कैसा पानी है जिसमें मेरा अक्ष कुछ और कर रहा है? फिर वो उस तालाब से दूर जाने लगी, लेकिन वो दूर जा पाती उससे पहले तालाब में से पानी का हाथ निकला और उसे सीधा तालाब में फेंक दिया। और फिर उस तालाब में से शिवी के रूप की एक लड़की बाहर निकली जो उस तालाब के पानी से बनी हुई थी। वहीं शिवी पानी में लगातार छटपटा रही थी और पानी से निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उस तालाब का पानी उसे बाहर निकालने नहीं दे रहा था। और फिर उस तालाब में जो बेल थी उन बेलों ने भी शिवी के पैरों को जकड़ लिया और उसे तालाब की गहराई में खींचने लगी, लेकिन शिवी ने हार नहीं मानी, वो अपने आप को ऊपर की ओर खींचती रही। वहीं उस हमशक्ल ने शिवी को देखा और कहा, बहुत वक्त के बाद कोई इंसान इस मायावी वन में आया है। अब ऐसे ही कोशिश करती रही लेकिन कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम इस तालाब से बाहर नहीं निकला पाओगी और फिर तुम डूब के मर जाओगी। अब मैंने तुम्हारा रूप ले लिया है तो अब तुम्हारे साथी को ढूंढूंगी और उसे भी अपन शिकार बनाऊंगी। हाँ हाँ हाँ, इतना कहकर वो हंस के चली गई। वहीं शिवी उस तालाब से निकलने की कोशिश करती रही। वहीं दूसरी तरफ नागराज सोनमणि का नाम लेकर शिवी यानी सोनमणि को खोज रहे थे, लेकिन उन्हें वो मिल नहीं रही थी। फिर वो उस तालाब की तरफ जाने लगे जहां शिवी फंसी हुई है। फिर उन्होंने वापस चिल्लाया, सोनमणि सोनमणि यहाँ हो क्या? अगर थे हमारी आवाज सुनाई दे रही है तो तुम भी हमें आवाज लगा सकती हो। वहीं शिवी की हमशक्ल ने जैसे ही नागराज की आवाज सुनी वो तुरंत नागराज के सामने आ गई। वहीं नागराज ने शिवी यानी सोनमणि को अपने सामने देखा तो कहा, तुम कहाँ गिर गई थी? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था उस जगह और तुम यहाँ टहल रही हो। ये क्या कोई बगीचा है जो यहाँ हवा खाने आई हो? शिवी की हमशक्ल, नहीं, मैं यहाँ गिर गई थी और मुझे अभी होश आया। इतना कहकर उसने मन में कहा, हाय कितना सुंदर है ये नौजवान, इसके कपड़े देखकर इंसान तो नहीं लगता और है भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे कितने वक्त बाद इतने सुंदर और जवान लड़के को देखा है, इसके साथ एक रात तो बितानी ही चाहिए। वहीं नागराज शिवी की हमशक्ल की बात सुनकर कहा, ठीक है अब चलो। और वो जब सोच रही थी तब वो आगे आगे चलने लगे थे। उसके बाद वो वापस मुड़ के देखा तो अपने पीछे खड़ी शिवी की हमशक्ल से कहा, आगे चलने का इरादा नहीं है और यहाँ घर बसाना है क्या? तभी उसकी बात सुनकर वो हमशक्ल नागराज के पास गई और अपना एक हाथ उनके कंधे पर रखा और अपने दूसरे हाथ की उंगलियों से उनके सीने पर चलाते हुए मदहोशी में कहा, सही कहा तुमने, मुझे यहाँ ही अपना घर बसाना है, वो भी तुम्हारे साथ। और वैसे भी हम दोनों कितना चले हैं तो थोड़ा आराम कर लेते हैं और एक दूसरे में खो जाते हैं। शिवी की ऐसी बातें सुनकर नागराज ने अपने मन में कहा,
ये नागिन क्या बोल रही है, लगता है ये कोई माया है, क्योंकि सोनमणि तो हमें आप कह के बुलाती है और वो ऐसे आज तक हमारे करीब नहीं आई है और ऐसी बेशर्मी भरी बातें भी नहीं की है। हो न हो ये कोई माया है जिसने शिवी का रूप लिया है और शिवी को कहीं छुपा दिया है। फिर नागराज ने चुपके से अपने कमर पर टांगी हुई छोटी तलवार निकाली और उस हमशक्ल के पेट को चीर दिया। वहीं उस तलवार के घाव की वजह से वह हमशक्ल पानी बन गई और वो पानी जमीन में समा गया। फिर नागराज उस गार्डन में गए जहां शिवी थी। फिर वो उस गार्डन में शिवी को ढूंढने लगे। फिर वो उस तालाब में गए जहां शिवी डूबी हुई थी, क्योंकि जब तक नागराज आते तब तक शिवी डूब चुकी थी। वहीं नागराज उस तालाब के पानी को गौर से देखने लगे, गिर उसके आसपास की चीजें को देखने लगे। फिर वो उस तालाब में कूद गए। फिर उन्होंने तालाब में नाग का स्वरूप धारण कर लिया और फिर शिवी को ढूंढने लगे। वो तालाब के कोने कोने में ढूंढ रहे थे, लेकिन शिवी नहीं मिल रही थी। तो वो तालाब की गहराई में गए तो उन्हें वहां बहुत सारी बेलें दिखाई दी और उन बेलों के बीच जकड़ी हुई शिवी दिखाई दी और इस वक्त शिवी की आंखें बंद थी। तो नागराज ने अपना मानवीय स्वरूप धारण कर लिया और अपनी उस छोटी तलवार से उन सारी बेलों को काटने लगे, लेकिन वो बेल जितनी कटती थी वो वापस उतनी लंबी हो जाती थी। फिर नागराज ने अपना कद बड़ा किया, तकरीबन 20-25 फीट जितना, और उसके साथ ही उन्होंने अपना आधा नाग स्वरूप धारण किया, मतलब पैरों के नीचे का सारा भाग नाग की पूंछ बन गया और ऊपर का इंसानी स्वरूप। फिर उनकी तलवार भी बड़ी हो गई और एक साथ ही उन सारी बेलों को काटा और अपनी पूंछ से शिवी को उठाया और तेज रफ्तार से उस तालाब से निकले और उन्होंने अपने पंख धारण किए और आसमान में उड़ने लगे। फिर किसी जगह रुककर शिवा को जमीन पर लेटाया और फिर अपना पूर्ण मानवीय स्वरूप धारण किया और शिवी के पेट से पानी निकालने लगे। फिर शिवी को होश में लाने के उसके हाथ और पैर को रब करने लगे, लेकिन शिवी को होश नहीं आया। फिर नागराज ने अपने शक्तियों से शिवी को ठीक किया तो शिवी को धीरे धीरे होश आने लगा। फिर नागराज ने कहा, तुम बार बार पानी में बेहोश क्यों हो जाती हो? एक नागिन हो तो तुम्हें उसी तरह होना चाहिए। एक साधारण नाग भी पानी में रह सकता है तो तुम क्यों नहीं रह सकती? शिवी ने उसकी बात सुनकर मन में कहा, क्योंकि मैं इंसान हूँ और मेरी कैपेसिटी सिर्फ 1 घंटे तक ही है तो तुम्हारी क्या मदद करूँगी। फिर उसने कहा, वो मैं कमजोर हूं ना, इसलिए, और बातें बाद में करेंगे, जल्दी से इस दत्तनाक जंगल से निकलते हैं। उसकी बात सुन नागराज ने सिर हिलाया और फिर शिवी भी खड़ी हो गई और वो दोनों आगे चलने लगे। थोड़ी देर आगे वो चले ही थे कि तभी उनके आसपास बहुत सारे नेवले आ गए और वो सारे नेवले उन दोनों को खा जाने वाली नजरों से देख रहे थे, जैसे कितने दिनों के बाद उनको खाना मिला हो। और होगे भी क्यों न, नेवले तो होते हैं नाग के दुश्मन, उनको देखते ही पहचान जाते हैं और उनका शिकार करते हैं। वहीं सारे नेवलों ने उन दोनों को घेर लिया। फिर उन नेवलों में से एक नेवला आगे आया और फिर उस नेवले ने अपना मानवीय स्वरूप धारण कर लिया और उन दोनों को देखते हुए कहा, वाह, एक साथ 2-2 शिकार, एक नाग और एक नागिन। लगता है दोनों पति पत्नी हैं और शायद शिवशक्ति मंदिर में पूजा करने आए होंगे, लेकिन अफसोस हम रास्ते में मिल गए। अब ये दोनों आगे कैसे जाएंगे? नहीं, कभी नहीं जा पाएंगे, क्योंकि हम सब इन दोनों का शिकार करेंगे और फिर अपना भोजन बनाएंगे। वैसे भी कितने वक्त से नाग या नागिन का शिकार नहीं किया है, इतने वक्त बाद मौका मिला है तो हाथ से जाने नहीं देंगे, इसलिए इन दोनों पर हमला करो और इन्हें चिर डालो, नोच लो। उस इच्छाधारी नेवले की बात सुन सारे नेवले शिवी और नागराज और पास आने लगे। वहीं उन नेवलों को अपने पास आता देख उन्होंने शिवी से कहा, तुम मुझे पीछे से पकड़ लो। शिवी, क्यों? नागराज, जितना कहा है उतना करो। उनकी बात सुन शिवी ने उनको पीछे से पकड़ लिया। फिर नागराज ने अपनी पूंछ निकाली और उन सभी नेवलों को अपनी पूंछ से दूर फेंकने लगे और एक हाथ से तलवार से उनके पास आने वाले नेवलों पर प्रहार करने लगे। उनमें से एक नेवले ने उनको काट भी लिया, लेकिन उन्होंने अपने दर्द की चिंता नहीं की और सारे नेवलों के साथ लड़ने लगे। फिर मौका पाते ही नागराज ने शिवी को पीछे से आगे किया और उसे अपनी गोद में उठा लिया और वहां से भागने लगे।
और उन्हें ऐसे दौड़ते देख शिवी ने कहा, अरे आपने मुझे गोद में क्यों उठाया है? हमारे खुद के भी पैर हैं, हम उन पैरों से दौड़ सकते हैं, आपको ऐसे हमें गोद में उठाकर दौड़ने की जरूरत नहीं है। नागराज, चुप रहो, एक तो मैं तुम्हें गोद में उठाकर डैड रहा हूँ और तुम हम पर चिल्ला रही हो। कर रही बात तुम्हारे दौड़ने की तो वो तुम बहुत धीमी हो और मेरे साथ दौड़ती न तो पीछे रह जाती, फिर वापस गुम हो जाती और वालिस तुम्हें ढूंढना पड़ता। नागराज की बात सुन शिवी का मुंह बन गया। नागराज दौड़ रहे थे कि तभी अचानक उनके पैर किसी चीज में फंस और उन्होंने तुरंत शिवी को धक्का देकर अपने से दूर छोड़ दिया। ऐसा करने से शिवी सीधा पीठ के बल जमीन पर गिरी और उसे अपनी कमरे दर्द महसूस हुआ। वहीं नागराज ने अपने पैरों की ओर देखा तो उनके पैर दलदल में फंसे हुए थे और वो अब धीरे धीरे उस दलदल में खींचे जा रहे थे। तभी शिवी ने पीछे देखा तो नागराज को दलदल में फंसा पाया तो वो तुरंत उनके पास आई और उनसे कहा, आप यहाँ ऐसे कैसे फंस गए? आपको रास्ता देखकर दौड़ना चाहिए था और आपने मुझे कितनी जोर से जमीन पर फेंका, मेरी कमर अकड़ गई। नागराज ने गुस्से में कहा, तुम्हें अपने दर्द की पड़ी है, ये नहीं दिख रहा कि मैं कहाँ फंसा हुआ हूँ? और अगर मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा होता तो तुम भी इस दलदल में मेरे साथ होती और मैं इतना तेज दौड़ रहा था तो आगे क्या देखूंगा? तुम मेरी गोदी में थी न, तुम्हें आगे देखना चाहिए था और मुझे बताना चाहिए था कि यहाँ दलदल है। शिवी, ठीक है, इसमें हमारी गलती है, लेकिन अब आप बाहर आने की कोशिश कीजिए। नागराज, अगर मैं अपने आप को निकालने की कोशिश करूंगा तो मैं ऊपर आने की जगह नीचे खींचता जाऊंगा, इसलिए तुम कोई रस्सी या बेल लेकर आओ जिससे तुम मुझे दलदल में से खींच सको। शिवी ने आसपास देखा, उसे कोई रस्सी नहीं मिल रही थी। फिर उसने अपना दिमाग लगाया और अपनी आंखें बंद की और कुछ सोचने लगी। फिर उसके हाथ में एक मोटी रस्सी आ गई और फिर नागराज के पास गई और उन्हें उस रस्सी का पहला सिरा दिया और दूसरा सिरा खुद पकड़ लिया और फिर नागराज को खींचने लगी। लेकिन उसके खींचने से नागराज बाहर आ ही नहीं पा रहे थे। फिर उसने शिवी जी के मंत्र उपचार करने शुरू कर दिए, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। फिर इस मंत्र उपचार करने से उसके अंदर शक्तियां अपने लगी और उसने अपनी सारी ताकत लगाकर नागराज को उस दलदल से खींचा। वहीं नागराज भी उस रस्सी को पकड़े बाहर आ रहे थे। फिर वो धीरे धीरे उस दलदल से निकल गए और दलदल से निकलकर उन्होंने एक सांस भरी और शिवी से कहा, तुम ये रस्सी कहाँ से लेकर आई? शिवी, ये रस्सी मैंने अपनी शक्तियों से मंगवाई है। नागराज, ओह, तुम्हारे पास शक्तियां भी है, हमें तो लग रहा था कि तुम शक्तिहीन हो। शिवी, माना कि हमारे पास आपके जितनी शक्तियां नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आप हमें चिढ़ाए। फिर वो दोनों उठकर आगे चलने लगे तो उन दोनों को शिवशक्ति मंदिर दिखाई दे रहा था। क्या अब सारी मुसीबतें खत्म हो गई या मुसीबतों के आने की शुरुआत थी? डन। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट।